नमस्कार, जय हिंद, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं संजय विश्वकर्मा, जो कि बात करेंगे हम क्रॉप कल्टीवेशन के बारे में बात कर रहे थे। शुगरकेन के बारे में हमने बात कर ली थी, कल्टीवेशन के बारे में तो बात कर ली थी, लेकिन आज हम कंटिन्यू करेंगे 3-4 क्रॉप के साथ। मतलब आज हम शुगरकेन की स्पेशल प्रैक्टिसेस देख लेते हैं, ठीक? उसके अलावा किसकी बात करेंगे? मस्टर्ड की बात कर लेंगे, उसके अलावा जूट की बात करेंगे, जूट की स्पेशल प्रैक्टिसेस की बात कर लेंगे और अगर आप लोगों ने सपोर्ट किया, टाइम प्रॉपर रहा, तो हम टोबैको को भी आज की क्लास में निपटा देंगे और टोबैको की क्लास की जो स्पेशल प्रैक्टिस है उसको भी फिनिश कर लेंगे, ठीक है? अगर नहीं हो पाया तो शुगरकेन की स्पेशल प्रैक्टिसेस मैं स्पेशल प्रैक्टिसेस क्रॉप के साथ पढ़ा रहा हूं, कंबाइन करके नहीं पढ़ा रहा, क्रॉप के साथ पढ़ा दूंगा, ताकि फ्लो में आपको वो तरीके से याद हो जाएगा कि शुगरकेन पढ़ा, स्पेशल प्रैक्टिस भी पढ़ लिया। फिर मस्टर्ड पढ़ा, मस्टर्ड में तो कोई स्पेशल प्रैक्टिस है नहीं, ठीक? फिर उसके बाद जूट पढ़ेंगे, तो जूट में जैसे रेटिंग स्टेपिंग है वो थोड़ा सा पढ़ लेंगे, ठीक है? जॉब क्या करते हो? जॉब में ये करता हूं, पढ़ाने का काम करता हूं, तो ठीक है? तंबाकू की पढ़ाएंगे, काय घबरा रहे हो? ललित रोहित कितनी बार लिखोगे? ठीक, चलो तो बात करें पहले कुछ 5-7 क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लेता हूं, ठीक है? मैं चलो 10 क्वेश्चन पूछ लेता हूं, उसके बाद हम इस सेशन को आगे बढ़ाएंगे। तो पहला क्वेश्चन टू यू गाइस, फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर कंप्यूटर स्क्रीन इज यस। बताओ जल्दी क्या होगा आंसर। फर्स्ट, सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन गाइस, थर्ड क्वेश्चन टू यू। ओके, फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन टू यू। आंसर देते चला नंबरिंग करके, ठीक है? चैटिंग मत करना, ग्रुप में आंसर देते चलो, रिवीजन हो जाएगी आप लोगों के लिए, ठीक? हाँ। पर्लिंग इंडेक्स इज रिलेटेड टू, 5 क्वेश्चन करो फिर अगले 5 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है? आंसर बताओ सब लोग, वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है? हाँ जी, हाँ जी। सो फर्स्ट का आंसर सबने दिया, राइट से रिलेटेड है, वो तो सही है। दूसरे की बात करें तो दूसरा क्वेश्चन किससे रिलेटेड है आपका? वो आपके प्राइमरी ऑब्जेक्टिव की बात कर रहा है, पर्लिंग का। वाटर रिक्वायरमेंट की भी बात कर ली। बंगाल फेमाइन किससे रिलेटेड है? ठीक है, ये तो आप लोगों ने बता दिया है, ठीक है? और कौन सी डिसीज से हुआ है? और बॉटनिकल नेम क्या है? फ्लिंट कौन का और पॉट कौन का? बताओ जल्दी। वेरी गुड, सब लोग सही आंसर दे रहे हैं, बढ़िया बढ़िया, मजा आएगा, है ना? और फ्लिंट कौन का क्या हो जाएगा? जियामीज इंडुराटा। और पॉट कौन का क्या हो जाएगा? जियामीज टूनिकाटा। याद हुआ है ना जी? हाँ, ठीक है। उसके बाद पर्लिंग इंडेक्स इज रिलेटेड टू, पर्लिंग इंडेक्स किससे रिलेटेड है? व्हीट से रिलेटेड है। और जो बुशनिंग है ना, बुशनिंग किससे रिलेटेड है? सो बुशनिंग हमारे डायरेक्ट सीडेड राइस से रिलेटेड है। बुशनिंग किससे रिलेटेड है? डायरेक्ट सीडेड राइस, राइस से रिलेटेड है, बट ये डायरेक्ट सीडेड राइस से रिलेटेड है, ठीक? याद हो गया? पर्लिंग किससे रिलेटेड है? पर्लिंग तो आपके राइस से ही रिलेटेड है। प्राइम ऑब्जेक्टिव क्या होता है? पर्कुलेशन को कम करना। एक बात तो ये हो गई। दूसरा कहीं ना कहीं न्यूट्रिशनल स्टेटस बढ़ा देता है और 200 से 300 वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, ये तो आपको पता है, ठीक है? बंगाल फेमाइन किससे हुआ था? हेलेंथोस्पोरियम और से हुआ था। बॉटनिकल नेम जियामेज इंडुराटा, फ्लिंट है ना तो इंदु इंडुराटा। एंड पॉड का क्या होगा? टूनिकाटा। तो जियामेज जूनिकाटा बोल दो या टूनिकाटा बोल दो। पर्लिंग इंडेक्स किससे है रिलेटेड है? हार्डनिंग ऑफ द ग्रेन यहाँ पर देखा जाता है, ये आपके वीट से रिलेटेड है। ये तो गए आपके 5 क्वेश्चन विथ आंसर। चलो 5 क्वेश्चन और डिस्कस करने का हो तो, नहीं तो चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है? आप लोग ने आंसर बता दिए हैं, 5 क्वेश्चन जो है एंड में देख लेंगे, क्योंकि सेशन को आगे बढ़ाते हैं। चलो अब आगे बात करें स्पेशल प्रैक्टिसेस व्हिच इज रिलेटेड टू आवर शुगरकेन। शुगरकेन से रिलेटेड जो स्पेशल प्रैक्टिसेस हैं, ठीक है? कुछ लोगों को आती होंगी तो शांति से बैठ के सुन लेना, ठीक है? आपको आती है तो आप थोड़ा सा शांति से बैठ के समझना, ताकि आपका रिवीजन हो जाए। लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए नहीं पता है स्पेशल प्रैक्टिसेस क्या है, तो थोड़ा सा और समझ लें। सर 5 मोर, आप तो 5 पे आके एंड हो गए हैं, तो इसलिए मैंने 5 क्वेश्चन छोड़ दिए हैं, एंड में ले लेंगे, मुझे कोई चक्कर नहीं है, ठीक है? क्लास हुई थी तो अर्थिंग अप पहला प्रैक्टिस है जिसको हम स्पेशल प्रैक्टिस में कंसीडर कर रहे हैं। अर्थिंग अप का मतलब होता है मिट्टी चढ़ाना। अर्थिंग अप का मतलब होता है प्लांट को सपोर्ट देना, ठीक है? ओरली पूछ लूंगा, बिल्कुल ओरली पूछ लूंगा, कोई दिक्कत नहीं। तो अर्थिंग अप का मतलब होता है मिट्टी चढ़ाना। अर्थिंग अप का दूसरा नाम क्या है? हिलिंग अप। अर्थिंग अप का दूसरा नाम क्या है? हिलिंग अप। मेरे साथ चीजों को रिपीट करते चलना, अगर चीजों को रिपीट करोगे तो जल्दी याद हो जाएगा, ठीक है? इसको हिलिंग अप भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हिलिंग अप। हिल का मतलब होता है ढेर बनाना। अब मान चलो ऐसा प्लेन एरिया है, अब उस प्लेन एरिया को हमने कुछ ऐसा बना लिया, ठीक? अभी जो गड्ढा वाला एरिया है, इसकी मिट्टी कहां चढ़ा दी? इस तरफ चढ़ा दी, इसकी मिट्टी इस तरफ चढ़ा दी, तो कैसा बन गया? ढेर बन गया ना, इसलिए इसको हिलिंग अप कहते हैं। अब अर्थिंग अप दो टाइप से होती है, ठीक है? अर्निंग अप से दो टाइप से हो सकती है। शांति से पढ़ो, कमेंटबाजी मत करना, ब्लॉक कर दूंगा कमेंटबाजी करोगे तो, ठीक है? फोकस करो और फोकस करने दो पढ़ाने में। चलो अर्निंग अप की बात करें तो अर्निंग अप दो तरीके से होती है। फर्स्ट वन इज पार्शियल अर्निंग अप, सेकंड वन इज फुल अर्निंग अप। पार्शियल अर्निंग अप जो स्टार्टिंग में की जाती है, वहां पर मिट्टी उतनी नहीं चढ़ाई जाती, ठीक है? तो वो पार्शियल अर्निंग अप कहलाएगी। जो सेकेंडरी या जो थर्ड सेकंड और थर्ड टाइम जो अर्निंग अप करते हैं उसको फुल अर्निंग अप कहते हैं, ठीक है? समझ गए बात को? समझो बात को। कैसे? ये जो आप देख रहे हो ना, ये स्ट्रक्चर आप देख रहे हो सर, ये मिट्टी चढ़ाई जा रही है ताकि उसको सपोर्ट मिले। अर्निंग अप क्यों कर रहे हैं? सपोर्ट करने के लिए कर रहे हैं। और जो ट्रैक्टर से आप देख रहे हो सर, ये भी मिट्टी ही चढ़ाई जा रही है, इसको क्या बोलेंगे? इन दोनों को अर्निंग अप कहेंगे। अगर जूम करके देखें तो देखो पिक्चर में, देखो ये यहाँ पर कुछ लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर कुछ लोग फावड़े से स्पेड से यहाँ पर मिट्टी चढ़ा रहे हैं। हमारा जो बंड है, जो हमारा रेज है उस पे, तो ये हमारा अर्निंग अप हो गया। ये कंप्लीट अर्निंग अप है, ठीक है? ये फुली अर्निंग अप कह सकते हैं। जो ट्रैक्टर से आपको नजर आ रहा है, ये छोटे स्टेज में राइस सॉरी शुगर केन की फील्ड में हम कतारों पे मिट्टी चढ़ा रहे हैं ताकि बीड्स का इन्फेस्टेशन कम हो और प्लांट को थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाए। तो ये हमारा क्या है सर? ये हमारा है पार्शियल अर्निंग अप, ठीक है? समझ में आ गई होगी दोनों बात। दिस इज अवर पार्शियल अर्निंग अप एंड दिस इज अवर एक्चुअल फुल्ली अर्निंग अप। ओके, अब क्या क्या है उसको डिटेल में समझ लेते हैं। चलो तो बात करते हैं एक एक करके। पहले अर्निंग अप की बात करेंगे तो अर्निंग अप क्या है? फर्स्ट अर्निंग अप जो की जाएगी उसको क्या बोलेंगे? उसको पार्शियल अर्निंग अप बोलेंगे। और सेकंड नहीं, सेकंड के अलावा थर्ड अगर जरूरत है तो सेकंड एंड थर्ड ऑपरेशन इज नोन एज फुल अर्निंग अप, या उसको क्या बोलेंगे? कंप्लीट अर्निंग अप। क्यों कर रहे हैं अर्निंग अप? मिट्टी क्यों चढ़ा रहे हैं? ताकि प्लांट को एक सपोर्ट दे सके। अर्निंग अप किसमें करते हैं? अर्निंग अप आपके ग्राउंड नट में भी करते हैं, प्रॉपर जर्मिनेशन हो सके, पैकिंग अच्छे से हो सके। और किसमें करेंगे? और आपके पोटैटो में भी करेंगे। किसमें करेंगे? पोटैटो में भी करेंगे। समझ गए? हाँ, आलू में भी की जाती है। क्यों? क्योंकि वो ग्रीन पार्ट ना आए, क्योंकि आलू ज्यादा सन के कांटेक्ट में आ जाएगा तो सोलर कंटेंट आ जाएगा वहां। फिर पार्शियल अर्निंग अप इज डन 45 डेज। इंपॉर्टेंट है गाइस, पहली बार जो अर्निंग अप कर रहे हैं वो 45 दिन बाद कर रहे हैं प्लांटिंग के, तो वो क्या कहलाएगी? उसको हम पार्शियल अर्निंग अप कहेंगे, ठीक? समझ में आ गई होगी। पार्शियल अर्निंग अप में छोटा सा मिट्टी चढ़ाते हैं, ज्यादा मिट्टी नहीं चढ़ाते हैं, लेकिन ऑन ऑफ सॉइल हम डालेंगे। एक साइड डाल सकते हैं, दोनों साइड डाल सकते हैं, वो डिपेंड करेगा। किस पर डिपेंड करेगा? वो डिपेंड करेगा आपके
जो है सॉइल के टाइप पे। हेवी सॉइल है तो दोनों टाइप डालेंगे। फुल अर्थिंग कब करेंगे? 120 दिन में करेंगे। तो ये भी आपको याद रखना है। फुल अर्थिंग कब करेंगे? 120 डेज आफ्टर प्लांटिंग। और वो डिपेंड कब करेगा? जब उसके टिलर्स की पॉपुलेशन पीक पे होगी, ताकि क्या है कि वो इधर उधर लेटे ना, इसलिए हम क्या करेंगे, इसलिए हम उसमें मिट्टी चला देंगे। तो जो आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, ये क्या कहलाएगा सर? आपका अर्थिंग कहलाएगा। क्या बात सबको समझ में आ गई होगी? ठीक है, चलो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। लो पिक्चर में देख लो, ये क्या है आपका? ये आपका है अर्थिंग। और कौन सा अर्थिंग है? ये पार्शियल अर्थिंग है। कौन सा अर्थिंग है सर? ये पार्शियल अर्थिंग है। ठीक है, समझ में आ गई बात? मिट्टी को थोड़ा फाइन कर देंगे तो यहाँ बीड्स भी कम आएंगे और प्लांट को जो है सपोर्ट भी मिल जाएगा। ठीक, समझ में आ गई बात? तो ये तो आपकी हो गई प्राइमरी। ठीक, और सेकेंडरी तो आपने समझ लिया, ये क्या है आपका? ये आपका सेकेंडरी होगा। कब कर रहे हैं? 120 डेज में कर रहे हैं। तो अर्थिंग से रिलेटेड क्वेश्चन बन जाएगा आपसे। चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला पॉइंट है जिसको क्या बोलते हैं? ब्लाइंड वेइंग बोलते हैं। ब्लाइंड वेइंग क्यों करते हैं? कि जो हार्ड पेन बन जाती है। आपको पता है हमने 4 स्टेज पढ़ी है शुगर केन के अंदर, GFGM, GFGM। ठीक है, पोटैटो मैं यहाँ नहीं पढ़ा रहा हूँ, आलू पढ़ा था तो आलू बताता, अब बता दिया है तो क्या पूरा पीएचडी करवाओगे पोटैटो के ऊपर? फोकस कर लो। आप लोगों के साथ यही तो दिक्कत होती है कि आपको जो टास्क अभी दिया जा रहा है उस पर काम नहीं करोगे। इसको शुगर केन से मतलब ही नहीं है रुचि यादव को। 4 क्वेश्चन पूछूंगा, बनेंगे नहीं। तो फोकस करो ना, शुगर केन पढ़ा रहा हूँ तो शुगर केन पे फोकस करो। पोटैटो कहां से आ गया? पोटैटो का केवल अर्थिंग से रिलेटेड कॉन्सेप्ट बताया, अब आपको आलू पढ़ा दूं। ठीक है, मेज में भी करते हैं, गेहूं में भी करते हैं, सब में करते हैं। हो जाओ शुरू सब लोग। जब बात कर रहे थे किसकी? क्योंकि आपको टॉपिक से मतलब ही नहीं है, आपको केवल डिस्ट्रैक्ट होना है, क्योंकि आप चाहते हो, क्या चाहते हो कि 5 साल 10 साल आप तैयारी ही करते रहो, आप स्टूडेंट ही बने रहो। ये इधर जब सोच एक अधिकारी वाली आएगी ना, तो अंदर से काम भी अधिकारी वाले होने लगेंगे। लेकिन हमको रहना भी स्टूडेंट है, हमको रहना भी हमारी उसी फटे हाल में है जिस हाल में रह रहे हैं ना, जिंदगी उसी हाल में हम रखना चाहते हैं। तो इधर से जब तक नहीं बढ़ोगे ना, तब तक चीजें कुछ नहीं होंगी। अभी भी लोग चैटिंग करने में ही लगे हुए हैं। क्यों? क्योंकि उनको टाइम पास करने में 5 साल 10 साल तैयारी करो और फिर उसके बाद कुछ मत करो। चलो तैयारी ही करते रहो। ठीक है, मैं पढ़ा शुगर केन रहा हूँ, वो देवी जी सर पोटैटो पढ़ा रहा हूँ, हॉर्टिकल्चर पढ़ा रहा हूँ। चलो आगे बात करते हैं। किसकी बात कर रहे थे हम? ब्लाइंड वेइंग की बात कर रहे थे। ब्लाइंड वेइंग में 4 स्टेज पढ़ी थी। GFGM पढ़ा था, जर्मिनेशन पढ़ा था, फॉर्मेटिव पढ़ा था, ग्रैंड ग्रोथ पढ़ा था, मैच्योरिटी पढ़ा था। जो पहली स्टेज पढ़ी थी याद आ रहा है? जर्मिनेशन। 0 to 60 डेज टाइम यहाँ पर लगता है, समझ में आ रहा होगा? ठीक है, इतनी चीजें आपको क्लियर हो रही होंगी। तो जर्मिनेशन धीरे धीरे हो रहा है, लेकिन यहाँ पर आप देखोगे कि बीड्स का इन्फेस्टेशन हो जाता है एक बार। दूसरा, अगर हैवी सॉइल है ना, तो क्रस्ट फॉर्मेशन भी हो जाता है। तो ब्लाइंड वेइंग क्या करेगी कि जो हार्ड क्रस्ट है, जो हार्ड क्रस्ट है उसको क्या कर देंगे? उसको रिमूव कर देंगे। ठीक है, एक बात। दूसरा, बेटर एयरेशन के लिए करेंगे, क्योंकि अगर जो है प्रॉपर एयरेशन उसको मिलेगा सॉइल के अंदर, तो और अच्छे से जर्मिनेशन होगा। और कहीं ना कहीं तीसरा जो पॉइंट है वो किस लिए करते हैं? वो बीड कंट्रोल के लिए करते हैं। जर्मिनेशन तो हो रहा होगा, बट इमरजेंसी नहीं हुआ है सॉइल के ऊपर, इसलिए करते हैं। ठीक है, इसलिए करते हैं। समझ में आ गए होंगे? ठीक है, देखो यार मैं कमेंट इग्नोर करता हूँ, मुझे मत सिखाओ मानू सिंह, क्योंकि सर पास में बैठे हैं। जस्ट 1 मिनट लगेगा उनको बुलाने में, आपकी सबकी जो है निकल जानी है। ज्यादा हो गया सर, क्या ज्यादा हो गया भाई? मुझे पढ़ाने पे फोकस करने दे, और तू तेरे पढ़ने पे फोकस कर, नहीं तो मैं अभी रेल बनवा दूंगा। चलो ठीक है, क्योंकि आपको पढ़ा रहे हैं, पढ़ाने पे आप फोकस करो, मैं कमेंट में आपकी देखूंगा, बट आप मुझे मत सिखाओ मुझे कैसे पढ़ाना है। ठीक है, चलो बात करें ब्लाइंड वेइंग की। किसकी बात कर रहे हैं? ब्लाइंड वेइंग की। तो बात इतनी समझ में आ गई कि होइंग का मतलब क्या होता है? होइंग का मतलब फाइनल टिलेज या लिटिल टिलेज हम उसको कह सकते हैं। समझ में आ गई बात? ठीक है, चलो ब्लाइंड होइंग वाली बात हो गई। फिर जस्ट आफ्टर सोइंग ऑफ द क्रॉप एंड टू फॉर्म द हार्ड सरफेस, उसको ब्रेक करना है, वो मैंने बता दिया। तो जो ब्रेक करेंगे उस लेयर को, इसको ही ब्लाइंड होइंग कहेंगे। प्रॉपर एयरेशन आ जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, क्लियर हो गई बात? चलो, तो ये आपका क्या है? ब्लाइंड होइंग हो गया। ठीक, चलो आगे बात करते हैं। आगे बात, दूसरी जो मेथड है उसका नाम क्या है? प्रॉपिंग। पहला क्या पढ़ा? अर्थिंग। दूसरा क्या पढ़ा? ब्लाइंड होइंग। तीसरा क्या है? प्रॉपिंग। प्रॉपिंग की बात करेंगे तो जो आप पिक्चर में देख रहे हो, यहाँ पर क्या हो रहा है? पिक्चर में जो आप देख रहे हो कुछ इस तरीके से बांधा जा रहा है, इस प्रोसेस को ही क्या बोल रहे हैं? प्रॉपिंग। ठीक है, तो प्रॉपिंग क्यों कर रहे हैं? प्रॉपिंग कहीं ना कहीं हम अवॉइड करने के लिए, लॉजिंग को अवॉइड करने के लिए अगस्त के महीने में करते हैं। कब करते हैं? अगस्त के महीने में जो है इसको किया जाता है। मेनली जो टॉल ग्रोइंग शुगर केन होते हैं उनके अंदर किया जाएगा। तो यहाँ पर जो ग्रीन लीव्स होती हैं उनको नीचे से उखाड़ के आपस में बांध देंगे, 2-3 बंडलों को बांध देंगे, या तो कतारों में कर लेते हैं, या 2 प्लांट को आपस में से बांध देंगे। ये क्या कहलाएगा? ये आपका कहलाएगा प्रॉपिंग। ठीक है, चलो अच्छा, कुछ लोग पूछ रहे हैं लॉजिंग क्या होता है? तो जो पेड़ ऐसा है अभी कुछ टाइम बाद ऐसा जमीन पर गिर गया, तो इसी को लॉजिंग कहते हैं भाई साहब, इसी को लॉजिंग कहते हैं। ठीक है, इसी को लेटना कहते हैं। तो प्रॉपिंग दोनों कतारों के एक साथ भी जोड़ सकते हैं और गुच्छे में भी उसको बांध सकते हैं। कब करेंगे? 200 दिन के आसपास करेंगे। कब करेंगे सर? 200 दिन के आसपास। क्यों करेंगे? ताकि लॉजिंग से बताया जा सके। समझ में आ गया होगा? ये क्या कहलाएगा आपका? ये कहलाएगा आपका, ये आपका क्या कहलाएगा? ये आपका प्रॉपिंग कहलाएगा। देख लो पिक्चर में कुछ इस तरीके से बांधेंगे तो ये प्रॉपिंग हो गया। ठीक, ये प्रॉपिंग क्लियर हो गया? चलो समझ गए? चलो अगले अगले पे चलते हैं। ये तो आपका हो गया प्रॉपिंग। अगला है रैपिंग। अच्छा, प्रॉपिंग और रैपिंग में कंफ्यूज मत होना। प्रॉपिंग का मतलब होता है सहारा देना। प्रॉपिंग का मतलब क्या होता है? सहारा देना। गन्ने में भी सहारा दे रहे हैं, बनाना में भी सहारा दे रहे हैं, और किसमें सहारा दे रहे हैं? सपोर्ट टमाटर के भी अंदर। लेकिन टमाटर में उसको स्टैकिंग कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? उसको स्टैकिंग कहते हैं। दूसरा है आपका रैपिंग। रैपिंग का मतलब होता है बांधना। तो कुछ लोग कहेंगे सर प्रॉपिंग और रैपिंग में डिफरेंस क्या है? प्रॉपिंग तो लॉजिंग से बचाने के लिए किया जाता है, बट रैपिंग की बात करेंगे तो प्रॉपर फील्ड के अंदर CO2 का कंसंट्रेशन बढ़िया बना रहे, प्लांट जो है फील्ड के अंदर CO2 की कमी ना हो, क्योंकि बहुत ज्यादा झाड़ हो जाता है शुगर केन के फील्ड के अंदर। इसलिए हम कुछ इस तरीके से गुच्छे में बांध देंगे और इंटरकल्चर ऑपरेशन में भी काफी मदद होगी। ठीक है, सो प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द CO2 अमंग द ऑल द रोज अमंग द ऑल द प्लांट। तो एक तो ये बात हो गई। तो कुछ तो लीव्स को रिमूव कर देते हैं, जो फालतू की लीव्स हैं उनको रिमूव कर देंगे, तो उनसे ही जो हमारे गन्ने हैं उनको गुच्छे के रूप में बांध देंगे और अच्छे से कस के बांधेंगे, ताकि क्या है? क्रॉस वाइज उसको ऐसे करके बांध देंगे, ताकि प्रॉपर इंटरकल्चर ऑपरेशन भी अच्छे से कर सके। कुछ टाइम के लिए, पूरे टाइम के लिए नहीं, कुछ टाइम के लिए, ताकि प्रॉपर क्या हो सके। ठीक है, ताकि चीजें क्या हो, हाँ ये एक साथ भी हो सकती है प्रॉपिंग और टाइम, ताकि प्रॉपर तरीके से क्या मिल सके? ऑक्सीजन, CO2 मिल सके मेनली। तो ये आपका क्या है सर? ये आपका है रैपिंग। प्रॉपिंग समझ में आया? 2-3 उनको बांधा एक साथ, वो प्रॉपिंग है। लेकिन बंच में ऐसे बांध रहे हैं, बंडल में बांध रहे हैं, तो रैपिंग है। CO2 का प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन हो सके, इसलिए कर रहे हैं। अगला है डिट्रेशन। अगला क्या है? डिट्रेशन। ठीक है, अगर एक होता है ट्रेशिंग, एक होता है डिट्रेशन। कुछ इस तरीके से आप देख रहे हो ना। अगर बात करें ट्रेशिंग, तो फील्ड से जितना भी जो रेसिडुअल है उसको हटा रहे हैं, उसको ट्रेशिंग कह देते हैं। ठीक है, उसको ट्रेशिंग कह देते हैं। ठीक है, अब एक होता है आपका डिट्रेशन। तो जो अनवांटेड ड्राइड लीव्स होती हैं, मतलब जो नीचे की जो सूखी हुई पत्तियां, अब उनमें कोई इंसेक्ट अटैक हो सकता है, उनमें कोई डिसीज अटैक हो सकता है, उनको रिमूव करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे? डिट्रेशन। सो अनवांटेड बॉटम ड्राइज एंड येलो इज ग्रीन लीव्स को अगर रिमूव कर रहे हैं सर, उसी को क्या बोल रहे हैं? डिट्रेशन बोल रहे हैं। जो लार्ज नंबर ऑफ लीव्स हैं उनको रिमूव कर देंगे, 30 से 35 लीव्स भी हो सकती है, वो डिपेंड करता है प्लांट की हाइट पे। ठीक है, और जो सूखी कैन है, कैन लीव्स मतलब सूखी पत्तियों को रिमूव कर देंगे, उसी को डिट्रेशन कहते हैं। क्यों रिमूव कर रहे हैं? ताकि प्लांट की अच्छे से ग्रोथ हो। ठीक है, और कब करेंगे? 5 से 7 महीने के आसपास करेंगे। बोरर के इन्फेस्टेशन को रोकने के लिए अपने आप में इंपॉर्टेंट है 5 to 7 मंथ एंड अवॉइड दी बोरर इन्फेस्टेशन। बोरर का इन्फेस्टेशन को रोकने के लिए, क्योंकि जो ड्राई लीव्स हैं, जो सूखी हुई पत्तियां हैं, उनमें डिजीज और इंसेक्ट का भी जो है अटैक होता है, तो इनको रोकने के लिए क्या कर रहे हैं हम सर? इनको रोकने के लिए
हम कर रहे हैं डीट्रेशिंग। समझ में आ गई होगी बात। फिर रिमूवल ऑफ द फील्ड रेसिड्यू आफ्टर द हार्वेस्टिंग ऑफ द शुगर केन तो सिंपली कॉल्ड एज थ्रेशिंग। तो डीट्रेशिंग और थ्रेशिंग दोनों बता दिया है कि खेत से कटने के बाद जितना भी रेसिड्यू है उसको हटा रहे हैं, उसको क्या बोल रहे हैं, उसको थ्रेशिंग कह रहे हैं। और एक थ्रेशिंग वो भी होता है कौन सा, जो गन्ना के जूस पे आप जाते हैं, भैया 1 ग्लास या 2 ग्लास गन्ने का रस दे दो, उसने गन्ने के टुकड़े उठाए और मशीन के अंदर डाला, वो क्या कर रहा है, वो थ्रेशिंग प्लस क्रशिंग दोनों कर रहा है। नॉट अकेला थ्रेशिंग, उसके साथ क्रशिंग भी कर रहा है, मतलब उसको अंदर मशीन के अंदर डाल के उससे जूस निकाल रहा है, तो उसको क्रशिंग भी कह सकते हैं, उसको थ्रेशिंग भी कह सकते हैं। ठीक है, समझ गए। चलो अगला है रिमूवल ऑफ वाटर सकर्स। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, मतलब नया हो सकता है। ये जो पिक्चर में आपको नजर आ रहा है सर, ये जो नए वाटर सकर्स हैं, मतलब जो बर्ड्स हैं, जो इमर्जिंग बर्ड्स हैं, उनसे ही कुछ वाटर सकर्स कहीं ना कहीं क्या हो गए हैं, कहीं ना कहीं उनसे डेवलप हो गए हैं, और वो क्या कर रहे हैं, हमारे सुक्रेज कंटेंट को खराब कर रहे हैं, हमारी शुगर की क्वालिटी को खराब कर रहे हैं। तो ये क्या है, वाटर सकर्स हैं, इनको रिमूव कर देते हैं। थैंक यू सर। इनको रिमूव कर देते हैं तो ये जो वाटर सकर्स है कहीं ना कहीं क्या होगा, आपके केटल के काम में आएगा। किसके काम में आएगा, ये जो है ये आपके किसके काम में आएगा सर, ये काम में आएगा आपके केटल की फीडिंग के काम में आ जाएगा। एक रिमूव क्यों कर रहे हैं, रिमूव इसलिए कर रहे हैं, रिमूव इसलिए कर रहे हैं ताकि जो शुगर का कंटेंट है वो क्वालिटी बनी रहे, नहीं तो ये क्या न्यूट्रिएंट लेते रहेंगे और पानी बढ़ जाएगा शुगर के अंदर। ठीक है, समझ गए। चलो समझ में आ गई बात। चलो ये जो वाटर शकर वाली बात है इसको वाटर शूट्स भी कहते हैं। इसलिए काम में आएंगे, केटल के फीड में काम में आएंगे, क्योंकि इनके अंदर पानी बहुत ज्यादा होता है और ये एक्सेस वाटर होगा तो कहीं ना कहीं क्या होगा, ये किस कारण बन जाते हैं, या तो लेट मैन्योरिंग की है या प्रॉपर तरीके से हमने अर्थिंग अप नहीं की है, इसलिए वाटर शकर्स बन जाते हैं। ठीक है, समझ गए। तो वाटर शूट वाटर शकर आपको समझ में आ गया। क्या क्या पढ़ा स्टार्टिंग से देखते हैं। सबसे पहले क्या देखा सर, सबसे पहले हमने देखा, हाँ जी, सबसे पहले क्या देखा, सबसे पहले देखा हमने अर्थिंग अप, फिर क्या देखा, ब्लाइंड विंग, फिर क्या देखा हमने, फिर टाइम देखा, फिर क्रॉपिंग देखा, फिर रैपिंग देखा। ठीक है, फिर क्या देखा हमने, हाँ जी वेरी गुड, फिर क्या देखा हमने, हाँ जी, फिर ट्रेशिंग और डीट्रेशिंग देखा, और लास्ट में क्या देखा हमने, रिमूवल ऑफ वाटर शूट्स देख लिया। ये स्पेशल प्रैक्टिस हो गई। अब कुछ बाई प्रोडक्ट हैं जो हमको पढ़ना है, जो बाई प्रोडक्ट हैं जो हमको पढ़ना है। तो यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, यहाँ तक किसी को कुछ भी पूछना है पूछ सकते हो। फिर बाई प्रोडक्ट पे आते हैं। सर वीडियो बता दो किस चीज की, अब मैं इसको काटने पीटने की वीडियो बताऊं आपको, अरे यार मैं आपको ब्लाइंड होइंग की वीडियो बताऊं, थोड़ा सा सर पिक्चर से भी तो समझ सकते हैं। एग्जाम में वीडियो नहीं आएगी, एग्जाम में काम आएगी। चलो अब आगे बात करते हैं। ठीक है, स्पेशल प्रैक्टिसेस, हाँ प्लेसमेंट का पिक, आप लोगों से डाउट पूछो तो आप परेशान करते, पिक बताऊंगा ना, अभी प्लेसमेंट कहां पढ़ा दिया। सेट्स कहां से बन जाएंगे, सेट्स मतलब जो इंटरकल्चर होता है ना, मतलब कतारों के बीच में, वहां से करते हैं। ठीक है, चलो हो गया। तो अब आगे बात करते हैं बाई प्रोडक्ट ऑफ द शुगर केन एंड देयर यूज। सो देखो बाई प्रोडक्ट से एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है और इंपॉर्टेंट होता है इंटरव्यू के लिए। तो बात करें बगासेस, ये बायोफ्यूल और पेपर वगैरह बनाने के काम में आता है। ठीक है, मोलासेस ये अल्कोहल प्रोडक्शन के काम में आता है। प्लेसमेंट ये रिक्लेमेशन एसिडिक सॉइल के काम में आएगा। ठीक है, और गैस ऑयल जो है वो 80% पेट्रोल प्लस 20% अल्कोहल बनाने के काम में आता है। देखो मैं क्लियर कर दूं, प्लेसमेंट ना कुछ कुछ बुक्स में अल्कलाइन सॉइल के रिक्लेमेशन के काम में भी आता है, बट ज्यादातर बुक में एसिडिक सॉइल के रिक्लेमेशन में लिखा हुआ है, इसलिए मैंने यहाँ पर एसिडिक लिया है। ठीक है, बट मैं क्लियर कर दूं कि प्लेसमेंट जो है वो रिक्लेमेशन ऑफ अल्कलाइन सॉइल भी बुक्स में दिख रखा है, बट ज्यादातर बुक्स में एसिडिक सॉइल लिखा है, इसलिए मैं एसिडिक लिख के लाया हूं। समझ गए। चलो चलो रील देखने वाले हैं तो फिर रील ही देखते रहो, कोई चक्कर नहीं है। ठीक है, हाँ रील ही देखते रहो, हर चीज में वीडियो नहीं बताई जा सकती बाबू, थोड़ा समझदार बन जाओ। परीक्षा में भी वीडियो नहीं मिलेगी, परीक्षा में क्वेश्चन नहीं मिलेगा, फोटो तो मैंने सारे बताए हैं। तो मोलासेस प्लेसमेंट अब इनको एक एक करके पढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट है। बगासेस क्या होता है, तो यहाँ पर जो आपको पिक्चर में नजर आ रहा है ना, पिक्चर में नजर आ रहा है, ये क्या है सर, ये जो आपको पिक्चर में नजर आ रहा है ये क्या है सर, ये बगासेस है। मतलब जैसे अपन गन्ने से रस निकालिए, तो गन्ने की दुकान पे जब आते हैं, ठीक है, वीडियो से अच्छे से समझ में आता है, 20,000 का 18,000 का मोबाइल रख लो भाई, वीडियो देख लेना। ठीक है, यहाँ डिस्टर्ब मत करो। ये बगासी की बात कर रहे हैं, ये क्या है बगासी, मतलब कैसे, गन्ने की दुकान पे गए, हमने रस निकाला, अब रस के बाद जो छिलका बचा हुआ है किसका, गन्ने का, उसी को क्या बोल रहे हैं, उसी को बगासी बोल रहे हैं। ठीक है, समझ गए। अलग अलग जगह इसका अलग अलग नाम हो सकता है। अगला एक एक करके पढ़ेंगे। ये क्या है सर, ये प्लेस मड है, इसको क्या बोलते हैं, इसको फिल्टर मड कहते हैं। आप लोग पता ऐसे नहीं समझ पाओगे, आपको मैं एक सिंपल फ्लो चार्ट ले चलता हूँ इस वाले पार्ट पे, अब फोकस करना बिल्कुल भी जो है आप इधर उधर ध्यान मत करना, सारी चीजें आपकी क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी, बस फोकस कर लेना। जैसे बात कर रहे हैं शुगर केन हमारे पास आया, फोकस करो, अब फोकस करो प्लीज। यहाँ पर बात कर रहे हैं शुगर केन, तो शुगर केन की हमने मिलिंग करी, मिलिंग कहाँ होगी, फैक्ट्री में होगी, मतलब उससे क्या कर रहे हैं हम, उससे जूस एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। मिलिंग का मतलब एक्सट्रैक्शन ऑफ द जूस फ्रॉम द शुगर केन। तो ये आपका मिलिंग हो गया। तो मिलिंग किया तो सबसे पहले क्या मिला रॉ मटेरियल में, सबसे पहले हमारे पास बगासीज मिला। सबसे पहले क्या मिला, जल्दी से बताओ क्या मिला, बगासीज, मतलब जो भी पिक्चर देख के आए, ठीक, जो फोटो देख के आए। अब उसका कंबशन किया, कंबशन मतलब उसको जलाया, तो राख मिली, बदले में हमको एनर्जी मिल गई, और क्या बोला था, बायोफ्यूल बनाने के काम में आ रहा था, याद आया। ठीक, अभी और क्लियर हो जाएगा। फिर वो जो जूस हमको मिला है, फोकस करना, दो चीजें हमको मिली, गन्ना, गन्ने से एक तो हमको उसका छिलका मिल गया, दूसरा हमको उससे क्या मिल गया, जूस मिल गया। दूसरा क्या मिल गया, रिपीट करो मेरे साथ, जूस मिल गया। ठीक, अब जब ये जूस मिला है, जब ये जूस मिला है, तो क्या ये जूस पूरा प्योर है, नहीं है ना, पूरा प्योर समझना आपको, तो इसकी प्यूरिफिकेशन की भी जरूरत होगी, किसकी, प्यूरिफिकेशन की। तो जब इसका प्यूरिफिकेशन किया जाएगा तो जो हमारे पास मिला है क्या, जो सॉलिड पोर्शन मिला है, ठीक है, सॉलिड जूस जो हमको मिला है उसको क्या बोल रहे हैं, समझाने के लिए सॉलिड जूस कह रहा हूं, किताब में नहीं लिखा रहता, सॉलिड जूस जो मिला है उसको क्या बोल दिया, प्लेसमेंट। कैसा है ये गोबर जैसा है, गोबर जैसा है। ठीक है, तो ये क्या है, प्लेसमेंट, समझना बात। अब जब प्यूरिफिकेशन की बात कर रहे हैं ना, तो जो जूस एग्जैक्ट में जो एकदम प्योर है उससे तो शुगर बना ली, उससे तो चीनी बना ली, ठीक है, लेकिन जो प्यूरिफिकेशन किया है सॉलिड पोर्शन को तो हमने क्या बोल दिया, सॉलिड पोर्शन को तो हमने तो प्लेसमेंट दे दिया, ये तो आपको याद है। बट जो लिक्विड पोर्शन है, वो जो लिक्विड पार्ट है और कैसा है, वो मेला है, मेला मतलब गंदा है, जूस तो है बट वो गंदा है। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, उसको मोलासेस बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे सर, उसको मोलासेस बोलेंगे। ठीक, अब ये जो मोलासेस है इसका फर्मेंटेशन और डिस्टिलेशन होगा तो हमको अल्कोहल मिल जाएगा, विनाश मिल जाएगा और स्पेंट वॉश मिल जाएगा, बट मोलासेस अल्कोहल बनाने के काम में आता है। किसके काम में आता है, अल्कोहल बनाने के काम में आता है। तो बात ध्यान से समझना, सबसे पहले गन्ना, गन्ने को मिलिंग में ले गए, क्रशिंग करवाई, मतलब उससे रस निकलवाया, तो रॉ प्रोडक्ट क्या मिला, बगासीज मिला। या पिक्चर में देखो मैं हट जाता हूं, रॉ प्रोडक्ट क्या मिला आपको, बगासीज मिला। ठीक, अब उस बगासीज को जलाया तो एनर्जी मिल गई, तो एक पार्ट तो फिनिश हो गया। अब हमारे पास जो जूस आया है, हमारे पास जो रस आया है, वो जो जूस है वो एकदम प्योर नहीं है। ठीक है, उसमें कुछ बगासीज मटेरियल के भी पार्ट चले गए, छिलके के भी पार्ट चले गए, मैं हट इसलिए ताकि आप प्रॉपर देख पाए। तो अब दिमाग में जो समझा उसको इमेजिन करो थोड़ा सा। अब जो
जूस हमको मिला है वो प्योर नहीं, तो उसकी फिल्ट्रेशन करनी पड़ेगी, उसका प्यूरिफिकेशन करना पड़ेगा। तो उसका जब प्यूरिफिकेशन करेंगे तो जो सॉलिड जूस वाला जो पार्ट मिल रहा है सर, उसका क्या नाम है? उसका नाम है प्रेसमेंट। उसका क्या नाम है? प्रेसमेंट। इतनी बात याद हो गई। अब जो एकदम प्योर जूस हमको मिला, एकदम प्योर जूस मिला, उसका नाम क्या है? उसका तो जूस ही नाम है, उससे हमने शुगर बनानी। लेकिन जो थोड़ा सा लिक्विड जूस है, जो कहीं ना कहीं प्योर नहीं है, मतलब प्रॉपर उससे जूस ऐसे हम शक्कर नहीं बना सकते, उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे आपका मोलासिस। तो मेला से मोलासिस याद कर लोगे और एक बार इसको पढ़ो, क्या चीजें समझ में आ गई? वेरी गुड। इम्प्योर लिक्विड को ही मोलासिस कह देंगे हम। मोलासिस वही ना जो जूस के ऊपर आ जाता है। हाँ जी, जूस के जो ऊपर आ जाएगा वही मोलासिस कहलाता है। ठीक है, समझ गए? हाँ, वेरी गुड। एक बार इसको पढ़ो, फिर सारी चीजें डिटेल में पढ़ने वाले हैं। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है जी, एक बार इसका फ्लो चार्ट जल्दी से, 1 मिनट का टाइम लगेगा, जल्दी बना लो, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा जल्दी। चलो देखो, बात करें किसी, हमने क्या पढ़ा, अब फोकस कर लेना, क्योंकि ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है कि हर एक क्लास में इंटरव्यू में पूछा जाता है। आप किसी भी उसमें जाओ, आप प्राइवेट गवर्नमेंट किसी भी इंटरव्यू में जाओ, क्वेश्चन जरूर आएंगे, व्हाट इज प्लेसमेंट, व्हाट इज बगासियस, व्हाट इज मोलासिस। तो जो फ्लो चार्ट हम बना रहे हैं ना, उसको एक बार पढ़ लिया, सब क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। देखो फिर से देखो, जल्दी से देखना, डिस्टर्ब मत करना, ताकि हम अच्छा और ज्यादा पढ़ पाएं। शुगर केन जूस, जूस मिला, अब गन्ना मिला, गन्ने को फैक्ट्री में लेके गए, उससे जूस निकाल, जब जूस निकाला तो जो चापड़ा बचा है, मतलब जो रॉ मटेरियल बचा है, उसको तो बगासिस कह दिया। तो एबीसीडी में पहले बगासिस, मतलब एबीसीडी में पहले भी आएगा तो बगासिस याद कर लो। ठीक है, बगासिस। और वो कैसा है? वो छिलका है, उसके अंदर रस नहीं बचा, वो केवल छिलका ही छिलका है, कवर है। जैसे गन्ना लेके, जैसे आम लेके आए, ऊपर जो छिलका है ना, बस उसको बगासिस मान लो। ठीक, अब उसको जलाएंगे तो बदले में एनर्जी मिलेगी, तो उससे बायोफ्यूल और पेपर बना सकते हैं। बात खत्म हो गई। अब जो हमारे पास जूस आया, अब जो जूस हमारे पास है वो एकदम प्योर नहीं है। जो गन्ने के ठेले पे आप जूस पीते हो वो भी एकदम प्योर नहीं होता, उसमें भी कुछ अशुद्धियां चली जाती हैं। आप उसको देखना, वो भी 3 से 4 बार छलनी में छान के फिर आपको देता है, फिर भी उसमें थोड़ी सी इंप्योरिटी आ जाती है। समझ लो बात को? तो वो जो जूस हमारे पास आया, वो जूस है ना, उसका फिल्ट्रेशन किया जाएगा। जब उसका फिल्ट्रेशन किया जाएगा तो एक क्या मिलेगा हमको? जब फिल्ट्रेशन किया जाएगा ना, तो एक तो प्योर जूस मिल गया, याद हो गया सबको, वेरी गुड। और दूसरा क्या है? दूसरा जो जूस का सॉलिड पोर्शन है, मतलब जूस का सॉलिड पोर्शन, जिसमें कुछ मटेरियल जो बगासिस का चला गया, कुछ छिलके वाला पार्ट चला गया, तो उसको हमने क्या बोला? उसको प्रेसमेंट बोला। सर उसको क्या बोला? उसको प्रेसमेंट हमने बोल दिया। समझ गए? जो सॉलिड जूस था एकदम प्योर था, उससे तो शुगर बना ली, वो बात में खत्म हो गई। अब जो सॉलिड पोर्शन था किसका? फिल्ट्रेशन में जो हमको मिला, जो छलनी में हमने छाना है, वो जो छलनी में जो सॉलिड पोर्शन हमको मिला है बगासिस के बाद, उसको प्रेसमेंट बोला। और जो प्योर हमको जूस मिला, प्योर जो जूस मिला, अब वो तो चीनी के लिए, गुड़ के लिए चला गया। अब जो दूसरा जो लिक्विड पोर्शन बच रहा है, मतलब जो मेला हमारे पास आ रहा है, उसी को मोलासिस कह रहे हैं। अब उसको हम एल्कोहल के लिए ले जाएंगे। समझ गए? इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। बिना सी को स्पेंड इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, चीजें क्लियर हो गई। चलो अब आगे बात करते हैं। स्टार्टिंग से जो हमने पढ़ा, क्या क्या पढ़ा, अब चीजें आपके दिमाग में आएंगी कि बगासिस क्या है, मोलासिस क्या है और प्रेसमेंट क्या है। तो प्रेसमेंट क्या है? वो सॉलिड जो पोर्शन है, गोबर जैसा जो अभी हम आगे देखेंगे, वो प्रेसमेंट। मोलासिस, तो मोलासिस से मेला से याद कर लो। मेला, मेला मतलब जो गंदा काला टाइप का है, वो आपका मेला है। ठीक है, और पिक्चर में आपको नजर आ रहा है कैसा बगासिस है। चलो एक एक करके समझते हैं। तो पहले किसकी बात कर लें? वो पहला तो हमने बात कर ली, बगासिस की बात तो हमने कर ली, फोटो में नजर आ रहा है, बस इतना ही याद रखना है, फ्यूल पेपर बनाने के काम आता है। दूसरी बात करते हैं, जो प्रेसमेंट हमको मिला, इसको फिल्टर मड भी कह रहे हैं। मड का मतलब क्या होता है? मिट्टी। मड का मतलब मिट्टी होती है। तो जो आपको नजर आ रहा है, देखो ये कैसा दिखा, गोबर जैसा दिख रहा है कि नहीं है? तो यही आपका प्रेसमेंट है। ठीक है, तो क्या बोल रहा है? प्रिसिपिटेट इम्प्योरिटी कंटेंट द कैन जूस रिमूव्ड बाय द फिल्ट्रेशन फ्रॉम अ केक ऑफ बेरिंग मॉइस्चर कंटेंट कॉल्ड फिल्टर मड और प्रेसमेंट। मतलब जो हमने फिल्ट्रेशन के दौरान जो हमको क्या मिला, जो फिल्ट्रेशन के दौरान हमको जो सॉलिड पोर्शन मिला है, इसको क्या बोला है सर? इसी को प्रेसमेंट बोला। दिख रहा है ना गोबर जैसा, मैं बोल रहा हूं तो एक्चुअल में गोबर है, बट सॉलिड पोर्शन है, इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं? इसलिए हम इसको प्रेसमेंट कह रहे हैं। चीजें क्लियर हो गई होंगी। चलो अब आगे बात करते हैं अगले टॉपिक की। अगला कॉन्सेप्ट हमारा कौन सा है? प्रेसमेंट को ही कंटिन्यू करें। तो ये तो आपका रहा गन्ने से क्या, गन्ना रहा, इससे जूस निकाला, तो गन्ने के बेस्ट एक तो प्रेसमेंट, एक मोलासिस। तो मोलासिस मतलब जो लिक्विड पोर्शन है ना, देखो कैसा दिख रहा है, मेला जैसा दिख रहा है ना, लिक्विड सॉलिड पोर्शन को प्रेसमेंट कर दिया। ये क्या कहेगा? इसका नाम बताओ, इसका नाम क्या है? इसका नाम है बगासिस। समझ में आ गई बात आपको सबकी? ठीक है, तो ये क्या है? कोलोइडल ऑर्गेनिक मैटर होता है, जो प्रिसिपिटेट होता है क्लेरिफिकेशन के टाइम पे, फिल्ट्रेशन के टाइम पे। और ये कैसा होता है? इसके अंदर नॉन शुगर होती है। ठीक है, मैंने बोला ना वो काम का नहीं है हमारे शुगर बनाने के, इसलिए इसको क्या बोला? इसलिए इसको हमने बोला प्रेसमेंट। समझ गए? चलो ये आपका है, ये है प्रेसमेंट, और ये क्या है आपका मोलासिस। तो मोलासिस कैसा है? मेला टाइप का है, काला टाइप का। ठीक है, दोनों किसमें मिलेंगे? फिल्ट्रेशन में मिलेंगे, बट पहले प्रेसमेंट मिल जाएगा और प्यूरीफाई करेंगे तो फिर मेला काला मिलता है, जूस को उबालते हैं जब। ठीक है, चलो क्लियर? हाँ ठीक है, क्लियर। हाँ जी, अगले की बात करते हैं मोलासिस। लो ये तो आप डिटेल में ही देख लो, ये जो आपको काला सा नजर आ रहा है जूस, लेकिन उसके अंदर प्योरिटी नहीं है, तो वो क्या कहलाएगा? आपका मोलासिस, जो एल्कोहल प्रोडक्शन के काम में आएगा, जिसमें 35% सुक्रोज होता है, 9% फ्रक्टोज होता है, 12% ग्लूकोज होता है, 12% एस मतलब राख की बात कर रहा है, इसको जलाएंगे हम, सुखाएंगे तो। और वाटर कितना होता है? 20%। परसेंटेज याद कर लो, हनी की तरह दिख रहा है। हाँ हनी की तरह ही है, तो हनी जैसे ही है वो, जल्दी से याद कर लो इसको, जल्दी से, इंपॉर्टेंट है गाइस। आपकी क्लास में मजा आता है। थैंक यू रवि नामदेव। बस मजा जब आएगा जब सिलेक्शन हो जाएगा आपका। ठीक है, हाँ मोलासिस को क्लीन करने के लिए भिंडी के डंठल का यूज करते हैं। गुड़ में थोड़ा सा मोलासिस मिक्स होता है, इंप्योरिटी उसमें थोड़ी कम होती है। हाँ रैब भी इसको कह सकते हैं, राब इसको कह दो, जो वो आता है उसके अंदर, जो क्या बोल सकते हैं यार, जो उसके अंदर जो उबाल आता है उसको रैब कह सकते हैं। ठीक, समझ गए? चलो क्लियर हो गई बात, इतनी बात समझ में आ गई। अब जैसे देखें, ये चीजें तो हमने क्लियर कर ली है। गन्ने की बात करें, गन्ने से चीनी बनानी है, तो चीनी बनाने के लिए पहले हमको गन्ने से रस निकालना पड़ेगा। तो ये क्या है, नाम बताओ उसका। चलो मैं नंबरिंग कर देता हूं, आप नाम बताना। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। ठीक है, आप सब लोग बता दोगे कि ए का नाम क्या है, बी का नाम क्या है और सी का नाम क्या है। ठीक है सब लोग, हाँ जी रिपीट करो। ए को क्या बोलेंगे? बगासिस, वेरी गुड। बी को क्या बोलेंगे? मोलासिस, वेरी गुड। सी को क्या बोलेंगे? वेरी गुड, वेरी गुड, आप सब लोग सही आंसर दे रहे हैं। सी को क्या बोलेंगे? सी को हम प्रेसमेंट बोल देंगे। तीनों की चीजें आपको फ्लो चार्ट से समझ में आ गई होगी, एकदम क्लियर हो गया। ये पार्ट हमारा ओवर हो गया। अब आ जाते हैं रेटूनिंग पे, अब आ जाते हैं रेटूनिंग पे। ठीक है, अब रेटूनिंग की बात करेंगे तो रेटूनिंग क्या होता है? एक्चुअली रेटूनिंग एक स्पेशल प्रैक्टिस आ जाती है, जो शुगर केन के अंदर की जाती है, बट अकेले शुगर केन में नहीं होती। ज्वार की वैरायटी भी है, कुछ राइस की वैरायटी भी है, बाजरा की वैरायटी भी है, जो रीग्रोथ करवा लेते हैं। कैसे? जब रीग्रोथ करवा लेते हैं प्लांट की, मतलब जैसे हार्वेस्टिंग की, थोड़ी ऊंचाई से काटा, जब ऊंचाई से कितना काटा कि मान चलो 3 to 5 सेंटीमीटर जो है ग्राउंड लेवल में हमने फ्लैशिंग करी, और लगभग 5 सेंटीमीटर या 10 सेंटीमीटर, वो डिपेंड करता है हाइट ऑफ द क्रॉप, उसको काटा, फर्टिलाइजर दिया, पानी दिया, वो रीग्रोथ कर जाएगा। इसी को रेटूनिंग कहते हैं, या फिर इसी को स्टेबल क्रॉपिंग कहते हैं। क्या बोलते हैं? स्टेबल। स्टेबल क्रॉपिंग का मतलब ये होता है कि जो ठूंठ हैं, जो गन्ने के जो टुकड़े हैं, उनसे ही हमने एक साल की फसल ले ली, तो रेटूनिंग कहलाएगा। वैसे तो रेटूनिंग एक बार ही सबसे अच्छी मानी जाती है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्रोडक्शन प्रॉपर नहीं होगा, और हमको 20% एक्चुअली 25% एक्स्ट्रा हमको फर्टिलाइजर लगेगा। 25% एक्स्ट्रा फर्टिलाइजर मेनली हम किसको देंगे? हम नाइट्रोजन वाला फर्टिलाइजर ज्यादा देंगे रेटूनिंग के अंदर। ठीक है, और इसके लिए जो स्प्राउटिंग के लिए प्रॉपर टेंपरेचर 27 डिग्री सेल्सियस मिल जाएगा तो बढ़िया रहेगा। 30 to 35% टोटल कैन प्रोडक्शन रेटूनिंग में ही किया जाता है। इंडिया का 50 to 55% एरिया आपका रेटूनिंग के अंतर्गत ही आता है। अच्छा एक बात सुना, जैसे मैं मध्य प्रदेश से हूं, तो मैंने कुछ स्टूडेंट छिंदवाड़ा वाले स्टूडेंट्स को भी मैंने पढ़ाया। मैं खुद वहां विजिट करके आया, छिंदवाड़ा बैतूल, जो नागपुर से लगा हुआ है। ठीक है, बैतूल छिंदवाड़ा का तो नाम सुना है आपने, मध्य प्रदेश का वो एरिया जो महाराष्ट्र से लगा है। तो वहां पर एमपी में ग्रो करते हैं किसको? गन्ने को। बाकी एरिया में भी ग्रो करते हैं, बट वहां का क्या है कि एक बार उन्होंने पूरा खेत अच्छे से तैयार किया, गन्ने की प्लांटिंग की। अब एक बार प्लांटिंग में पैसा ज्यादा लगता है, क्योंकि लेबर भी लगती है, एक टुकड़ा अच्छे से बिछाना, प्लांटिंग में हमने पड़ी है, तो एक साल के लिए वो गन्ना लग गया। अब उस गन्ने की ना 4 से 5
साल पेड़ ही लेते हैं। सोचो, एक बार गन्ना लगाया, अब बार-बार उसको थोड़ी ऊंचाई से काटा, फिर पानी दे दिया, फर्टिलाइजर दे दिया, बार-बार उसमें हमने जो इनपुट्स हैं उनको बढ़ा के हम एक बार गन्ने को लगाने के बाद हम 4 से 5 साल पेड़ ही ले रहे हैं, जबकि साइंटिफिक तरीके से केवल एक बार जो है गन्ने की पेड़ लेनी चाहिए। तो इंडिया के जो किसान, साउथ इंडिया वाले पार्ट के, नॉर्थ इंडिया वाले पार्ट के जो किसान हैं, वो क्या करते हैं, वो कम से कम 3 साल 4 साल तो गन्ने की पेड़ ही लेते हैं। बस हर साल वो फर्टिलाइजर का डोज बढ़ाते जाते हैं, हर साल वो दवाइयां बढ़ाते जाते हैं। तो ये क्या कहलाता है, बिल्कुल हर साल प्रोडक्शन कम होते जाएगा। फर्स्ट ईयर जो प्रोडक्शन मिलेगा वो थोड़ा कम रहेगा, सेकंड ईयर और कम, थर्ड ईयर और कम, लेकिन वो कॉस्ट को बचाने के लिए ऐसा करते हैं। तो आपका रेटूनिंग वाला कांसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। यहाँ पर 25% एक्स्ट्रा नाइट्रोजन देना पड़ता है। कुछ इस तरीके से क्या होता है, आपका कटी हुई भाग से ही स्प्राउटिंग होती है। लेकिन क्या सारे भाग में स्प्राउटिंग होगी? मान लो चलो एक कतार में 100 नंबर ऑफ शुगर केन के पौधे थे, क्या 100 के 100 पौधे रीग्रोथ कर जाएंगे? नहीं करेंगे ना। कुछ ऐसे प्लांट जिनमें रीग्रोथ नहीं होगी तो वो हमको फिलिंग भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो है इसकी थोड़ी प्रॉब्लम होती है, बट एक ही बार हमको रेटूनिंग लेनी चाहिए। इतनी बात मैंने आपको बता दी, ठीक, समझ में आ गई। अब बात करते हैं क्रॉप लॉगिंग के बारे में। क्रॉप लॉगिंग के बारे में बात करें तो क्रॉप लॉगिंग का कांसेप्ट मैंने आपको बता दिया था। एचडब्ल्यू क्लीफेंट ने दिया था, क्लीमेंट ने दिया था, हवाई में दिया था। ये न्यूट्रिशनल स्टेटस बताता है किसके अंदर, लीफ के अंदर, मेनली शुगर केन में दिया गया था। दूसरा कांसेप्ट क्या है, क्रॉप लॉगिंग। दूसरे कांसेप्ट की बात करें, किसकी बात करें, दूसरे कांसेप्ट की बात करें, क्रॉप लॉगिंग की बात करें। तो क्रॉप लॉगिंग जो है फॉलिंग डाउन क्रॉप ड्यू टू द स्ट्रांग विंड, मतलब जो हमारी जो फसल है वो जमीन पे ऐसे बिछ जाती है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं क्रॉप लॉगिंग। उसको क्या बोलते हैं, उसको क्रॉप लॉगिंग बोलते हैं। क्या प्रॉपर चीजें समझ में आ गई आपको, ठीक है। स्पेशल प्रैक्टिस समझ में आ गया, जो बाई प्रोडक्ट है शुगर केन के वो समझ में आ गए। अब ये कांसेप्ट आपको समझ में आ गया। अब बात करते हैं अगर हम गुड़ बना रहे हैं, ठीक है। ये गुड़ आप सब लोग जानते हैं, इसको जैगरी की बात करते हैं। तो टोटल शुगर केन प्रोडक्शन का केवल 15 से 20% पार्ट ही कैसा है जो गुड़ बनाने के काम में आता है। गुड़ में मिनरल्स थोड़े से ज्यादा होते हैं, ठीक है। गुड़ में जो है मिनरल्स थोड़े से ज्यादा होते हैं, इतना आपको याद रखना है। अगर किसकी बात करें, अगर बात करेंगे जैसे भिंडी के म्यूसिलेज की, तो वो क्लैरिफिकेशन ऑफ गुड़ के काम में आता है, आपको याद रखना है। फिर स्पार्किंग पॉइंट कितना होता है सॉलिड जैगरी के लिए, तो आपका 116 से 118 डिग्री सेल्सियस होता है, आप याद रखोगे। और लिक्विड जैगरी के लिए 105 से 107। बोले सर ये टेंपरेचर इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। अभी तक तो नहीं आया, बट टेंपरेचर से क्वेश्चन आ सकते हैं। शुगर केन अपने आप में इंपॉर्टेंट है, तो आपको याद रखना है, ठीक, समझ गए बात। चलो ये तो हो गया आपका ये वाला पार्ट। अब शुगर केन बर्निंग। शुगर केन बर्निंग क्या होता है, कंफ्यूज मत होना। शुगर केन बर्निंग, हाँ, गन्ने को जलाया जाता है। क्यों जलाया जाता है, काटने के पहले। क्यों, क्योंकि जो सुक्रोज में वाटर का कंटेंट है उसको थोड़ा कम करना है। तो जलाने का मतलब ये नहीं है कि पूरी फसल में आग लगा दी, उससे मतलब नहीं है, तो फसल ही नहीं पड़ जाएगी। मतलब फील्ड के आसपास टेंपरेचर थोड़ा सा बढ़ाते हैं, तो इसी को शुगर केन बर्निंग कहते हैं। पीछे जो आपको नजर आ रहा है ये जला हुआ गन्ना है। जला हुआ गन्ना क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वाटर के कंटेंट को थोड़ा सा कम करना है। तो इन मेनी रीजन स्टैंडिंग शुगर केन बर्न टू द मेक लाइफ, मतलब उसको पकाने के लिए थोड़ा सा क्या करेंगे, टेंपरेचर हम बढ़ा देंगे फील्ड के आसपास, उसी को शुगर केन बर्निंग कहेंगे, ठीक है। क्लियर, हाँ जी। वाटर कंटेंट को रिड्यूस करने के लिए क्या करते हैं, हाउ वी आइडेंटिफाई विच इज फॉर जैगरी और शुगर, बाय द using of heating. If you are making tea with the help of jaggery, so you have to obtain different flavor. If you making tea with sugar, so you have different taste. You are identify with the taste of the tea, okay. कौन सी चक्की का आटा खाते हो, मैं मध्य प्रदेश की चक्की का आटा खाता था, अभी तो चंडीगढ़ की चक्की का आटा खा रहा हूँ, ठीक है। चलो, कितने एनर्जेटिक कैसे रह लेते हो, देखो जब आपको एक टारगेट दिखता है ना तो आप एनर्जेटिक रह लेते हो, ठीक है। हाँ, इंग्लिश वेरी ऐसी है, टूटी फूटी। चलो, जूस बाय ऑर्डिनरी क्रशर, तो 50 to 60% गन्ना है, उससे रस निकालना है। तो इतना जो है क्रशर से हमको जो ट्रेडिशनल क्रशर है उतना हमको रस मिल जाएगा, ठीक। अगर हमारे पास पावर क्रशर है तो रस ज्यादा मिल जाएगा। वैक्यूम क्रशर है, बिल्कुल भी नहीं छोड़ा, एक बूंद निकाल लेगा, मतलब मक्खी जूस कंजूस है, तो वो जो है आपका 70 to 75% रस निकाल लेगा, ठीक। और सुक्रोज कितना होता है गन्ने में, तो 13 से 24%, डिपेंड ऑन द वैरायटी, इंपॉर्टेंट है सर, याद रखेंगे। गुड़ कितना मिलेगा, 10%। क्रिस्टलाइज शुगर कितनी मिलेगी, 63%। मोलासिस कितना मिल जाएगा, 3.5 से 4%। तो ये क्या है, कभी है, ये याद रखना। सर बर्निंग बता दो, बर्निंग बस इतना ही याद रखो, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं पढ़ना है। बस सुक्रोज कंटेंट को बढ़ाने के लिए, वाटर को कम करने के लिए कम किया जाता है, ओके, क्लियर। जूस वालों के पास कौन सा क्रशर रहता है, हाथ वाला क्रशर रहता है उनके पास, हाथ से घुमाते रहते हैं। चलो वेरी गुड, ऑल क्लियर, ठीक है। चलो इतनी बात समझ में आ गई। ये पार्ट आपका ओवर हो गया किसका, शुगर केन का। शुगर केन के कुछ फैक्ट्स हैं। शुगर केन के बाद किसकी बात करें, शुगर केन के बाद हम पढ़ लेंगे मस्टर्ड, ठीक है। तो मोस्ट सुटेबल कल्टीवेशन सॉइल कौन सी हो सकती है शुगर केन के लिए, तो सिल्ट याद रखेंगे, क्योंकि ना तो ज्यादा वो हैवी है ना ज्यादा पानी की कमी होगी, ठीक है। तो जर्मिनेशन शुगर केन के लिए कौन सा जरूरी है, ग्लूकोज आपको पता है। और उसका ट्रीटमेंट किसके साथ करेंगे, मर्क्यूरी क्लोराइड, हेराटोन एग्लार के साथ कर लेते हैं। ब्लाइंड होंगे आपको पता है, नर्स ड्रॉप वाला फैक्ट भी आपको पता है। ये शुगर केन के फैक्ट हो गए। आगे बात करें डेड हार्ट चिलो इन्फ्रास्ट्रक्चर होता है, ये एमपी के अंदर एसएडी एमएससी लेवल का एग्जाम हुआ है, उसमें 2 बार ये रिपीट हुआ है, ठीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, ठीक। फिर उसके बाद पाइरिला काटेक बहुत होता है, ऑक्सीजन कंटेंट ज्यादा होता है, जो आपका एपिकल डोमिनेंस होती है शुगर केन के अंदर, वो तो आपको पता है। किसी भी प्लांट की बात करेंगे तो ऑक्सीजन अपर पार्ट में होता है। लेटरल ग्रोथ के लिए जो है रैप बता तो दिया यार, 18 से 20% लिखा, याद कर लो, कोई चक्कर नहीं, ठीक है। चलो अब ये जब कब करेंगे, ये जो टाइम की बात करेंगे कब करते हैं, अगस्त के महीने में करते हैं। मैंने आपको बताया था जो लंबा गन्ना है उसको रोकने के लिए अगस्त के महीने में टाइम करेंगे, ठीक है, समझ गए। तो ट्रांसलोकेशन ऑफ शुगर के लिए तो पोटेशियम जरूरी है, वो तो हमने पढ़ा है। गन्ने के अंदर जो बीड है वो बिच बीड, ठीक है, ये जो है प्रॉब्लम ज्यादा करता है, स्ट्राइकर जिसको कहते हैं, ठीक है। सेमी रूट पैरासाइट होता है, ये तो आप सब लोग जानते हो। फिर गन्ने से रिलेटेड कुछ इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट के नाम यहाँ पर हो गए हैं। शुगर केन इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, आईआईएसएस कहाँ पर, आईआईएसएस ऐसा कहाँ पर है, आईएसआई कहाँ पर है, शुगर इंस्टीट्यूट कानपुर में है, मिल्क एसोसिएशन नई दिल्ली में है, फिर एनएफसीएसएफ कहाँ पर है, और एआईसीआरपी गन्ने का 77 में लखनऊ में आया था। इतनी चीजें समझ में आ गई होंगी। गन्ने की जो कथा है वो समाप्त हो गई है। अब कथा किसकी होगी, अब कथा जो है रेपसीड मस्टर्ड की होगी, ठीक है। कथा मतलब क्रॉप की बात कर रहा हूँ, कुछ लोग लिख लें कथा। चलो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रैप, गूगल कर लो यार भाई साहब, मुझे नहीं पता है, सॉरी बहन जी, मुझे नहीं याद आ रहा है, तो मैं गलत नहीं बताऊंगा, ठीक है। स्ट्रिंकिंग पॉइंट क्या होता है, जब उसको घुमा रहे होते हैं, जैसे चाय बना रहे होते हैं ना, तो चाय को ऐसे ऐसे घुमाते हैं, वो स्ट्रिंकिंग ही कहलाता है, ठीक है। व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ बिच बीड, स्ट्राइका है, स्ट्राइका समझते हो, या सेमी रूट पैरासाइट है, याद कर लो। चल ठीक, स्टार्ट करें। गहरी सी सांस लो आप सब लोग, क्योंकि टायर हो गए वो सब लोग, मोलासिस वगैरह सब पढ़ के, ठीक है। लंबी सी सांस लोगे, एनर्जेटिक होके, और फिर से किसकी बात करेंगे, अब सरसों, ठीक है, सरसों की बात कर लेते हैं, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, बर्निंग से ग्लूकोज इंक्रीज होना चाहिए, ग्लूकोज इंक्रीज कर लो, क्योंकि हम गन्ने को जला के सुक्रोज में वाटर कंटेंट कम नहीं करेंगे, ग्लूकोज करेंगे, क्योंकि पूरे गन्ने को हमको दोबारा से किसके लिए लगाना है, सोइल के लिए लगाना है। भाई साहब गन्ना बनाने के बाद भी आपको पता नहीं है कि गन्ने में सुक्रोज का क्या रोल है और ग्लूकोज का क्या।
समझ गए? चलो ठीक। अब रेपसीड मस्टर्ड की बात कर लेते हैं। तो ये नाम तो आप सब लोग जानते हैं। ब्रेसिका स्पीसीज क्यों कह रहे हैं? ब्रेसिका स्पीसीज इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसमें अलग-अलग स्पीसीज है। एक रेपसीड है, एक मस्टर्ड है। एक को सरसों कह देते हैं, एक को राई कह देते हैं। जो एकदम छोटा दाना होता है उसको राई कह देते हैं, थोड़ा सा बड़ा होता है उसको सरसों कह देते हैं। तो राई जो है ना वो कॉन्डिमेंट में यूज किया जाता है। आप बोलेंगे सर कॉन्डिमेंट? यस, जो स्पाइसेस का एक पार्ट होता है कॉन्डिमेंट, जो फ्लेवर ऐड करने के लिए हम यूज करते हैं वो कॉन्डिमेंट हो गया, ठीक है? स्पाइसेस का एक पार्ट होता है तो उसमें स्वाद वगैरह बढ़ाने के काम में रहते हैं। चाइना इसका ओरिजिन माना जाता है। क्रूसीफेरी फैमिली है। क्रोमोसोम नंबर स्किप हो गया, नहीं नीचे है। 20 और 36 इसमें क्रोमोसोम है, तो यहाँ में 20 36 इसमें, ये याद रखोगे, ठीक है? अब ये जो है ना इसके अंदर सबसे ज्यादा क्रूसीफेरी परिवार के अंदर सबसे ज्यादा बीमारी लगती है, उसको बोलते हैं व्हाइट रस्ट। किससे होती है? ये अल्बिगो कैंडिडा से होती है। ये बहुत पूछा जाता है। व्हाइट रस्ट और ऑफ क्रूसीफेरी बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तो आप याद ही रखना, ठीक है? अल्बिगो कैंडिडा ये कोल क्रॉप्स में भी ज्यादा होती है और एक इंसेक्ट अटैक होता है कोल क्रॉप में। उस इंसेक्ट का नाम और बता दो, फिर आगे बढ़ेंगे। वेरी गुड, सब लोग सही आंसर दे रहे हैं। आपके रिसेंट एग्जाम में भी आया है एक, तो डीबीएम डायमंड बैकमॉथ प्लूटेला जाइलोस्टेला। चलो आगे बात करते हैं। मस्टर्ड के जो अलग-अलग ओरिजिन है, मस्टर्ड के जो अलग-अलग ओरिजिन है, जैसे राई का ओरिजिन चाइना माना जाता है, ठीक है? तोरिया का ओरिजिन ईस्ट अफगानिस्तान माना जाता है। जो ब्राउन सरसों है उसका भी ईस्ट अफगानिस्तान और इंडिया का जो कुछ पार्ट है सब कॉन्टिनेंट वो माना जाता है। येलो सरसों का तो हमारा प्यारा भारत ही माना जाता है। तो ओरिजिन से रिलेटेड जो क्वेश्चन बन जाते हैं वो यहाँ याद कर लेना, ठीक? आगे बढ़ते हैं। आगे बात करें रेपसीड और मस्टर्ड में क्या फर्क होता है, ठीक है? तो ये छोटा सा जो दाना हो सकता है वो रेपसीड का पार्ट हो सकता है और थोड़ा बड़ा दाना होगा वो आपका मस्टर्ड का पार्ट हो जाएगा। समझ गए? रेपसीड में आपका सरसों, तोरिया और लाही आता है। नाम याद रखना, सरसों, तोरिया और लाही, ठीक है? और राई, राया और लाहा, नॉट लाही, लाहा, ये किसका पार्ट हो जाता है? ये मस्टर्ड का पार्ट हो जाता है। बोले सर हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? आप बिल्कुल डिफरेंशिएट मत करो, आप तो शांति से पढ़ो, ठीक है? आप तो शांति से पढ़ो। आपको जो है अचार मुरब्बा नहीं बनाना है क्योंकि आपको इसको डिफरेंशिएट करना है, ठीक? रेपसीड सरसों की बात करेंगे, इसकी प्लांट की हाइट 140 टू 150 सेंटीमीटर जाती है, जबकि मस्टर्ड जिसको राई हम कह रहे थे, यहाँ पर आपकी 90 से 200 सेंटीमीटर तक हाइट जाएगी। मतलब राई का प्लांट बड़ा है, जो दाना है वो छोटा है, ठीक है? तो स्लिप समझ रहे हो? अपने आप में पूछा जाता है जो फ्रूट टाइप होता है क्रूसीफेरी परिवार का, उसको स्लिप कह देते हैं, उसको पॉड कह देते हैं, ठीक है? समझ गए? फिर इसको सॉर्ट या थिनर इसमें रहने वाला है। पॉलिनेशन, इसमें तो क्रॉस पॉलिनेशन होगा, अगले में क्रॉस सेल्फ पॉलिनेटेड होगा। सीड कोड इसकी स्मूथ होती है, इसकी सीड कोड रफ होती है। मतलब राई की बात करें बहुत पतला दाना है, उसके ऊपर जो कवरिंग है उसकी बात हो रही है। तो थोड़ा सा इसको पढ़ो जल्दी से और हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है? इतनी बात आपको समझ में आ गई? वेरी गुड। पोहा में क्या यूज होता है? पोहा में राई यूज होता है भैया। काहे याद दिला रहे हो पोहा है? या नसीब ही नहीं होता है और आप पोहा और कचौरी याद दिला रहे हो भाई साहब हैं? ऐसा जुल्म काहे करते हो मेरे ऊपर मजे लेने के लिए? चलो ठीक है, समझ गए। चलो आगे बात करते हैं। आगे बात करें मस्टर्ड की स्पीशीज, अपने आप में इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है, यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है, ठीक है? बात करें सरसों की, तो ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस, ये तो सरसों का हो गया। ब्राउन मस्टर्ड ब्रेसिका जुन्सिया, ब्लैक मस्टर्ड ब्रेसिका नाइग्रा, तोरिया ब्रेसिका रापा, रेपसीड ब्रेसिका नेपस, इथोपियन मस्टर्ड ब्रेसिका कैरिनाटा और लास्ट भी है तारामीरा इरुका सटाइवा। पूछा जाता है वर्ल्ड में सबसे ज्यादा क्या लगाया जाता है? तो वर्ल्ड में जो है आपका जो रापा वाला है ना वो ज्यादा लगाया जाता है, ठीक है? मतलब बात करें वर्ल्ड वाइड तो मोस्ट वाइडली स्पीशीज ऑन दी वर्ल्ड दैट इज ब्रेसिका रापा। जल्दी से याद कर लो, याद हो जाएगा। ब्राउन मस्टर्ड को इंडियन ब्राउन मस्टर्ड कहते हैं, ये आपका क्या है? ये ब्रेसिका जुन्सिया है। पूछा जाता है, जल्दी रिपीट करो मेरे साथ। ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस ब्राउन सरसों का, ब्राउन सरसों का ब्रेसिका जुन्सिया, आपका ब्लैक मस्टर्ड काली का नाइग्रा और तोरिया का ब्रेसिका रापा, रेड मस्टर्ड को क्या बोलते हैं? रेपसीड को नेपस कहते हैं, इथोपियन को कैरिनाटा और इरुका सटाइवा को किसको बोल रहे हैं? तारामीरा को बोल रहे हैं। जल्दी याद हो गया, ठीक है? हाँ, तोरिया कैच क्रॉप भी यूज करते हैं, ठीक है? हाँ जी, चलो क्लियर हो गया सबको? वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, चलो आगे बात करें। इंपॉर्टेंट टेबल है, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, कल सब लोगों को इसको नोटबुक में लिख के लेके और याद करके आना, क्योंकि इसको स्किप किया तो एक क्वेश्चन स्किप कर रहे हो क्योंकि बॉटनिकल नेम से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया है, ठीक? चलो यस, वेरी गुड। चलो आगे बात करते हैं। क्लाइमेट की बात करें, क्लाइमेट और टेंपरेचर की बात करें तो क्लाइमेट और टेंपरेचर अपने आप में इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ड्राई और कूल क्लाइमेट इसलिए चाहिए। रबी सीजन की क्रॉप है तो ड्राई क्लाइमेट भी मिल जाए, थोड़ा सा कूल मिल जाए, प्रोडक्शन बढ़िया हो जाएगा। 10 टू 25 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर टेंपरेचर में जो है आपकी रेंज होती है, तो ये तो आपको याद रखना है, ठीक है? ये बेसिक पार्ट है। देखो एग्जाम के लिए ये जो मस्टर्ड है ना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो तो हम इसलिए क्यों पढ़ रहे हैं सर? इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि की पॉइंट्स हम निकाल लें, इरूसिक एसिड को निकाल लें, ग्लूकोसिनोलेट्स को निकाल लें, कुछ टेंपरेचर को निकाल लें, केनोलाटाइप वैरायटी को निकाल लें, डबल। देखो सारा पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं, उस सारे में क्या याद रखना है वो इंपॉर्टेंट होता है। तो चलो अब सोइल और पीएच की बात करें तो 6 से 7 पीएच सोइंग टाइम सितंबर से अक्टूबर में लगाएंगे, बट मिड सितंबर में तोरिया को भी लगाया जाता है। तोरिया को कैच क्रॉप में भी लगाया जाता है, तोरिया को रिले क्रॉपिंग में भी लगाया जाता है। जहां पर हम क्या कर रहे थे, गन्ने जो राइस है उसकी हार्वेस्टिंग के पहले ही तोरिया लगा रहे थे, तो वो भी क्या हो रहा था? हाँ, वो भी आपका क्या कहला रहा था? वो भी रिले क्रॉपिंग कहला रहा था। चलो अब सीड रेट की बात करें तो सीड रेट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाती है, ठीक है? सीड रेट की बात करें तो नॉर्मल रेड सीड की 4 केजी के आसपास सीड रेट, ठीक है? मिक्स करोगे तो 1.5 से 2 केजी और प्योर मस्टर्ड की 4 से 6, कहीं कहीं 3 टू 5 केजी भी लिखा होता है। ये भी मोस्ट करेक्ट माना जाता है। मैंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सोयाबीन रिसर्च और जो सॉइल साइंस आईआईएस जो भोपाल में, वहां मैंने 6-7 बार इंटरव्यू दिया है, तो ये मेरे से 2 बार क्वेश्चन उन्होंने पूछा, पता नहीं क्यों? क्योंकि लोग मस्टर्ड की 10-12 किलो सीड रेट बता देते हैं। मेरे से पूछा कितनी होगी, मैं बोला 3 से 5 किलोग्राम होगी। उन्हें थोड़ी पता था कि मैं टीचर हूं, तो मैंने बोल दिया सर 3 से 5 किलोग्राम। वाह वाह, वेरी गुड वेरी गुड। फिर मैंने पूछा कि जो ऑयल सीड क्रॉप होती है उनमें एनपीके के अलावा क्या डाला जाता है? तो आप लोग बता दो। ऑयल सीड क्रॉप्स में एनपीके के अलावा मेजर न्यूट्रिएंट होता है वो सल्फर दिया जाता है। वेरी गुड। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं वो फ्लेवर को ऐड करता है। देखो सब लोगों ने फटाफट आंसर दे दिया। हाँ, वो क्या करेगा? वो सल्फर इसलिए दिया जाएगा क्योंकि वो जो ऑयल उसके अंदर वो कंटेंट बढ़ा देगा, फ्लेवर बढ़ा देगा। समझ गए? वेरी गुड। चलो तो मस्टर्ड राई की बात करें तो स्पेसिंग 45 × 30 × 10 एमपीपीएटी में एग्जाम में क्वेश्चन आया, बड़े सारे एमपीपीएटी का यहाँ बता रहा हूँ। यस, उन्होंने एक आंसर लिया 30 × 10 सेंटीमीटर। उन्होंने नॉर्मल पूछा क्रॉप स्पेसिंग ऑफ मस्टर्ड, स्पेसिंग का उन्होंने आंसर क्या ले लिया? उन्होंने 30 × 10 सेंटीमीटर। नाम नहीं दिया कि राई है कि मस्टर्ड है कि तो ये है, ठीक है? ये रिपीट हो गया यहाँ पर। सीड रेट आप वो वाली याद रखोगे। सीड रेट 3 से 5 वाला मैंने आपको बता दिया है। चलो अब आगे बढ़ जाएं। आगे बात करेंगे क्रिटिकल स्टेज फॉर इरिगेशन। क्रिटिकल स्टेज की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर एक रोजेट स्टेज होती है जो 20 से 30 दिन डेज आफ्टर सोइंग आती है। एक स्लिप का फॉर्मेशन वाली स्टेज होती है जो कब आएगी? जो लगभग 50 से 55 डेज में आती है, ठीक है? डिपेंड करता है ड्यूरेशन पे। तो स्लिप का मतलब जो आपका पूरा जो फूल वाला पार्ट होता है, मतलब जो फ्रूट वाला पार्ट है, उसको स्लिप का पॉट कह रहे हैं। तो दोनों स्टेज इंपॉर्टेंट है, एक तो रोजेट और दूसरा स्लिप का फॉर्मेशन, ठीक? अब वैरायटी की बात कर लेते हैं। जब वैरायटी की बात करेंगे तो तोरिया की वैरायटी कौन सी है? ब्राउन सरसों की कौन सी है? येलो सरसों की कौन सी है? मस्टर्ड की कौन सी है? तो मस्टर्ड की याद रखना आपकी एक पूसा बोल्ड, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है आपसे, ये याद कर लो पूसा बोल्ड, ठीक है? एक कृष्णा भी इंपॉर्टेंट है और एक क्रांति इंपॉर्टेंट है, ठीक है? ये पूछी जाती है। फिर बाकी आपका एक तो पूसा जय किसान, ये तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, ये पूसा जय किसान, ठीक है? और ये कौन सी है? हाँ, यहाँ तक तो इंपॉर्टेंट है। मस्टर्ड के हाइब्रिड की पूसा जय किसान, जिसका दूसरा नाम क्या है? बायो 902 भी है, ये पूछा जाता है। कौन सा? बायो 902। क्लियर? ओके। और ये तो अभी एक रिसेंट में ही एग्जाम में आया है, आपके पंजाब वीडियो के एग्जाम में भी आया है कि डबल जीरो, ये जो कैनोला टाइप वैरायटी होती है, ठीक है? हाँ, कहाँ जा रहा है भाई? या तो स्पीड है इसकी, पता नहीं कहाँ से कहाँ ले गया ये। चलो
हाँ, तो बात करें डबल जीरो या कैनोला टाइप की, तो यहाँ पर ये आपका क्या है, वो भी सरसों की वैरायटी है, काफी अच्छी वैरायटी है। हाँ, एक एनआरसी एचबी 506 भी कहा जाता है। और बीएचयू में आया था क्वेश्चन कि भवानी किसकी वैरायटी है, तो आंसर उन्होंने अकेला सरसों दिया था। कैनोला का मतलब क्या है, देखो कैनोला का एक वैरायटी का नाम भी कैनोला है, और जो दाना है, दाने से हमने तेल निकाल दिया, उसके बाद जो हमको मिलता है ना, उसको भी कैनोला कह देते हैं, या उसको ऑयल केक भी हम कह देते हैं। बट उसके अंदर ना क्या होता है आपका यूरिक एसिड और ग्लूकोसिनोलेट ज्यादा होता है। तो ये पूछा जाता है, जैसे पूछा जैके सान, जिसको बीएल चोपड़ा ने डेवलप किया था, बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से डेवलप किया था, ये पूछा जाता है। ठीक है, पहली ब्रेसिका जुनसिया की वैरायटी है, कौन सी की, ब्रेसिका जुनसिया की वैरायटी किसने डेवलप किया, बीएल चोपड़ा ने डेवलप किया। किससे डेवलप किया, बायोटेक्नोलॉजी का यूज करके डेवलप किया, ये पूछा जाता है। चलो अब आगे बात करें, एनआरसी एचबी 506 ये म्यूटेंट वैरायटी है, सॉरी म्यूटेंट नहीं, हाइब्रिड वैरायटी, नॉट म्यूटेंट, ये हाइब्रिड वैरायटी है, जिसको डीआरएमआर, अभी डीआरएमआर क्या है, डायरेक्टरेट ऑफ मस्टर्ड रिसर्च। ठीक है, ये जो है इसने डेवलप किया था कहां पर है, भरतपुर में। भरतपुर कहां पर आता है, दिल्ली के पास है, बट राजस्थान में आता है। ठीक है, कैनोला, कैनोला क्या है, इसमें यूरिक एसिड लेस देन 2% होता है, और ग्लूकोसिनोलेट्स 30 माइक्रोमोल पर ग्राम से जो है यहाँ पर कम देखने को मिलेगा, किसमें, आपके ड्राई केक में। ठीक है, समझ गए, हाँ क्लियर, ये आपका कैनोला है, इसको डबल जीरो वैरायटी के नाम से भी जानते हैं। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब फर्टिलाइजर तो देखो 60 30 20 यहाँ पर फर्टिलाइजर की रिक्वायरमेंट है, नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास और सल्फर अलग से दिया जाता है। ठीक, बीट कंट्रोल की तो बात आप जानते हो कि बीट्स यहाँ पर जो आपके बीट में मतलब जो रबी सीजन में जो बीट्स लगेंगे, तो रबी सीजन की जितनी भी क्रॉप्स है सब में वो बीट्स लग जाएंगे। जैसे डोमिनेंट बीट्स कौन से हो सकते हैं, चिनोपोडियम है, मोरेल है, कॉर्नब्रुलस है, मेलियोटस अल्वा है, इनका इन्फेस्टेशन ज्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है, और बीट के अंदर तो मस्टर्ड खुद ही ऐसा बीट काम करता है, वो तो खुद ही नुकसान पहुंचाता है। अब ये वाला पॉइंट एग्जाम में कई बार पूछा गया है, जिसको क्या बोलते हैं, डायमंड बैक मॉथ बोलते हैं, क्या नाम है, फ्लूटेला जाइलोस्टेरिया। ठीक है, अब बात करें मस्टर्ड साप्लाई की, तो अथेलिया प्रोक्सिमा ल्यूगेंस और मस्टर्ड एफिड लिपापिस एरिसेमी, दोनों में बड़ी कंफ्यूजन होती है। एक तो मस्टर्ड साप्लाई और एक मस्टर्ड एफिड, दोनों के नाम बड़े पूछे जाते हैं। ठीक है, तो मैं भी इसमें कंफ्यूज होता था, बट मैंने एक याद कर लिया कि एफिड को लिफाफे में भर के सेंड कर दिया, तो क्या हो गया, मस्टर्ड एफिड लिफाफिस एरिसेमी। ठीक है, तो मस्टर्ड एफिड को लिफाफे में भरा, पैक किया, सेंड कर दिया, तो वो मतलब सेंड कहां कर दिया, तो वो हो गया आपका लिफाफिस एरिसेमी। ठीक है, एक बचा तो अथालिया प्रोक्सिमा ल्यूगेंस। अब सॉफ्ट लाई है तो भैया ये लीजेंड है, तभी तो सॉफ्ट लाई है, तो इसको मैंने लीजेंड से याद कर लिया कि सॉफ्ट लाई मतलब लीजेंड, तो अथालिया प्रोक्सिमा ल्यूगेंस उसका लंबा चौड़ा नाम है। ठीक है, तो इसलिए मैंने एक को तो लिफाफे में पैक कर दिया था, किसको, मस्टर्ड एफिड को। ठीक है, आप भी लिफाफे में पैक कर लेना, लिफाफिस एरिसेमी। इतना कैसे याद होगा, बार बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। फिर पेंटेड बग, ये बग होता है। अब बग क्या होते हैं वो आपको एंटोमोलॉजी में बताया जाएंगे, कुछ इस टाइप का बग होता है। इसके अंदर थोड़े से पेंटेड मतलब ब्लैक और ग्रे टाइप का मतलब मैंने किस टाइप का रंग होता है। ठीक है, ये इसका नाम है बगराडा क्रूसीफेरम हिलेरस, ये भी आपका कोल क्रॉप में काफी नुकसान करता है। तो ये जितनी भी इंसेक्ट दिख रहे हैं, ये मस्टर्ड के अलावा जो कोल क्रॉप्स हैं, केबेज कॉलीफ्लावर, उसमें भी नुकसान करते हैं। ऑरेंज टाइप, यस ऑरेंज टाइप। फिर मेजर डिसीज की बात करें तो व्हाइट रस्ट, ये तो हमने पहले डिस्कस कर लिया, अल्बिगो कैंडिडा नुकसान पहुंचाता है। फिर डाउनी मिल्ड्यू नुकसान पहुंचाएगा, अल्टरनेरिया, ब्लैक स्पॉट यहाँ पर नुकसान पहुंचाएगा, और कौन सा है आपका, और आपका है स्क्लेरोटिमा, ये भी नुकसान करता है। समझ गए, ये तो डिसीज वाला पार्ट हो गया। अब बात करें हार्वेस्टिंग वाली की, तो वैरायटी पे डिपेंड करेगा, 90 से 100 दिन में रेपसीड आपकी हार्वेस्टेड हो जाएगी, 120 से 150 दिन में आपकी जो है मस्टर्ड कहीं ना कहीं हार्वेस्टेड हो जाएगी। समझ गए बात, और अलग अलग उसके हिसाब से यहाँ पर क्या लिखा है, एल्डिस की जैसे मस्टर्ड की 20 से 25, रेपसीड की 15 से 20, इरिगेटेड राइट की 20 से 25 और अनइरिगेटेड की 15 से 20। ठीक है, तो छोटा छोटा सा थोड़ा सा देख लेना, ये आपका पार्ट किसका ओवर हो गया, मस्टर्ड का ओवर हो गया। अब एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, क्वेश्चन क्या है, व्हिच केमिकल कॉज बिटरनेस इन मस्टर्ड ऑयल। ठीक है, ये पूछा जाता है कि सब लोग क्या आंसर देंगे। ये मैंने आपका जो रिवीजन क्लास चल रही है यूट्यूब पर, उसमें भी कवर करवाया, मैंने सीधा वहीं से उठाया, मैंने कुछ भी नहीं हटाया। क्यों, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कहां कहां आया। देखो इतने सारे एग्जाम में आया, रिसेंट में हाई स्कूल टीचर एमपी के एग्जाम में आया था, सब लोग आंसर दे रहे हैं। जो बिटरनेस होती है वो किसके कारण होती है, वो ग्लूकोसिनोलेट्स के कारण होती है। ठीक है, अब ग्लूकोसिनोलेट्स क्या होता है तो थोड़ा सा समझ लेते हैं। ग्लूकोसिनोलेट्स क्या होता है, तो ग्लूकोसिनोलेट एक्चुअली नेचुरल कंपाउंड है जो पंजेंट फ्लेवर देता है, इसके अंदर मस्टर्ड के अंदर, केबेज के अंदर और हॉर्स रेडिश के अंदर। एक्चुअली जो ग्लूकोसिनोलेट्स होता है वो सल्फर और नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड होता है। ठीक है, जो कहां से मिलेगा आपको, अमीनो एसिड और ग्लूकोज से मिलता है। अब जो आपका ग्लूकोसिनोलेट्स है, ये दो टाइप का है, एक सिनिग्रीन है और एक सिनल्बिन है, एक सिनिग्रीन है और एक सिनल्बिन है। ठीक है, सिनिग्रीन की बात करेंगे तो मेजर ग्लूकोसिनोलेट्स होता है जो मस्टर्ड में मिलता है, और व्हाइट मस्टर्ड में जो मिलता है ग्लूकोसिनोलेट, उसका टाइप होता है सिनाल्बिन। तो कभी आपसे पूछ ले डिटेल में, तो सिनिग्रीन और सिनाल्बिन दोनों जो है ना वो किसका टाइप है, वो ग्लूकोसिनोलेट का ही टाइप है। इतना थोड़ा सा याद कर लेना। ठीक है, समझ गए, चलो ये पार्ट ओवर हो गया। कल्टीवेशन ऑफ मस्टर्ड हमने कवर कर लिया, क्लियर। अब आप लोग कहें तो अभी मेरे पास टाइम है, मैं झूठ को भी खत्म कर सकता हूं, मैं झूठ को भी निपटा सकता हूं। आप लोग कहें मुश्किल से 5-7 मिनट की गाड़ी और ज्यादा जाएगी, 7-5 तक जाएगी, ज्यादा उसको निपटा देंगे। हाँ जी सर, ओके ठीक है। चलो तो मस्टर्ड के एक्स्ट्रा फैक्ट सुन लो आप, क्योंकि मेरी आदत है हर क्लास में मैं क्रॉप से रिलेटेड 9 सर मिक्स हो जाएगा। एक्चुअली यूरिक एसिड ना याद करके आपको ग्लूकोसिनोलेट्स ज्यादा याद करना है। ठीक है, मेजोरिटी किसके साथ जा रही है, नो सर, यस सर, नो सर, यस सर, मैं किसके साथ जाऊं, कोई बात नहीं, स्टेयरिंग मेरे पास है, जिधर गाड़ी घुमाऊंगा उधर चला जाऊंगा। चलो तो एक्स्ट्रा फैक्ट, जैसा कि आपको सबको पता है कि आप लोगों के लिए जो है थोड़ा सा गिफ्ट मेरी तरफ से मिलता ही है। चलो भैया ये रहा गिफ्ट आपका, बेसिक चीजें, इसका क्या नाम है वो याद रखना, कोल्जा ऑयल, ये इंपॉर्टेंट है, कोल्जा ऑयल ये इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे। कोल्जा ऑयल किससे मिलता है, रेपसीड से मिलता है, उसको कोल्जा ऑयल कहते हैं। और एक फाइटो रेमेडिएशन। अब बोले सर ये फाइटो रेमेडिएशन क्या होता है कि प्लांट और प्लांट का पार्ट जो कहीं ना कहीं सोइल में जो मेटल्स है या सोइल में कोई और जो प्रॉपर्टी उसको सुधारने के काम में आ रहा है, तो वो क्या कहलाएगा आपका, वो आपका कहलाता है फाइटो रेमेडिएशन, आपका कहलाता है। ठीक है, वो आपका फाइटो रेमेडिएशन कहलाता है। क्लियर हो गई बात, तो ये पूछा जाता है आपसे। हाँ, एक्स्ट्रा फैक्ट्स तो मिलते ही हैं आप सब लोगों को। ठीक है, तो जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स वाले पार्ट है वो तो मैं आपको दूंगा ही। ठीक, अब ग्लूकोसिनोलेट्स तो मैंने बता दिया है जो अनसुटेबल होता है, इसके लिए प्रोटीन मतलब ह्यूमन और कैटल दोनों के लिए होता है। ठीक है, रीकैप करा तो कितना रीकैप करोगे यार, रीकैप में तो कुछ पढ़ी नहीं आज, तो रीकैप वाला क्या है, स्पेशल प्रैक्टिस पढ़ी है, इतना ज्यादा लोड नहीं हुआ है। ठीक है, चलो मेजोरिटी ईवीएम मशीन हैक कर लो। चलो अब उड़ाते हैं जल्दी से झूठ को। ठीक, चलो तो लंबी सी गहरी सी सांस लो। ठीक है, और झूठ की तरफ हम चलते हैं। मेरे पीछे भी आपको जो बैकग्राउंड दिख रहा है वो झूठ का ही दिख रहा है, कोई बात नहीं। देखो लोगों की संख्या कम होने लगी, देखो निकले अकेले हैं मंजिल की तरफ, पहुंचना अकेला है मंजिल की तरफ, तो ये नहीं देखना है। रीकैप तो नहीं कराऊंगा, ठीक है, इतना पढ़ाई नहीं है कि रीकैप कराऊं, जरा सा तो पढ़ाया है, स्पेशल प्रैक्टिस और बाई प्रोडक्ट और मस्टर्ड, मस्टर्ड में तो थोड़ा सा है। रीकैप की जरूरत जब पड़ेगी जब क्वेश्चन आज नहीं, आज जल्दी निपटाते 10 मिनट में झूठ उड़ा देंगे, टेंशन का ले रहे हो। ठीक है, अभी देखो बुलेट ट्रेन चलती है 150 की स्पीड से, सर एक्सेस क्यों हो जाएगा। चलो आप कमेंट करते रहो। ठीक है, गहरी सी सांस लो, बाबा रामदेव की जय। और अब आगे आ जाते हैं हम झूठ की तरफ। ठीक है, गहरी सी सांस लेंगे सभी लोग अपने चित्त की ओर आकर्षित होकर, और हम अध्ययन करने वाले हैं झूठ का। ठीक है, जो आपको पीछे नजर आ रहा है यही झूठ है। ठीक है, जो जतिन में ब्लॉक कर दूंगा, बार बार कमेंट करिए। ठीक है, आपको समझ में नहीं आएगा तो आपको मेरी तरफ से छूट है, आप कक्षा से जा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि देखो
हारा वही है जो थक गया है, और जो नहीं हारा है ना उसको कभी थका नहीं लगती। ठीक है, मैं भी 5 से 6 घंटे डेली क्लासेस लेता हूँ, बट हर क्लास में मेरी सेम एनर्जी रहती है। अब मैं भी और 10 मिनट पहले मैं क्लास छोड़ दूं तो मेरा फायदा, बट क्यों? क्योंकि आप अगर ज्यादा पढ़ोगे तभी ज्यादा रिवाइज कर पाओगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, कंटिन्यू। झूठ की बात करें, कौन कौन सी स्पीसीज यहाँ पर देखने को मिलेगी? टेलिएसी फैमिली है, 14 क्रोमोसोम है, इंडिया ओरिजिन माना जाता है। तो पिक्चर में आपको नजर आ रहा है, एक्चुअली में ये झूठ है। ठीक, समझ में आ गई? दो टाइप की स्पीसीज देखने को मिलती है झूठ के अंदर, कोरकोरस ओलिटोरियस और कोरकोरस कैप्सुलरिस। ठीक है, जो ओलिटोरियस है उसको क्या बोलते हैं? उसको टोसा झूठ कहते हैं, जिसमें ओ आ गया उसको ओ आ जाएगा उसमें टोसा। ठीक है, और इसको क्या बोलेंगे? इसको मीतापात भी कहते हैं, आगे पढ़ेंगे इसमें हम। ठीक है, और ये इंडो बर्मा रीजन माना जाता है कैप्सुलरिस का, और ओलिटोरियस का प्राइमरी ओरिजिन तो अफ्रीका माना जाता है, बट सेकेंडरी ओरिजिन की बात करेंगे तो इंडिया ही माना जाता है। झूठ का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में तो पहले झूठ का प्रोडक्शन इंडिया कर रहा है, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा एरिया झूठ का इंडिया के पास है, और इंडिया में भी सबसे ज्यादा झूठ का प्रोडक्शन वेस्ट बंगाल कर रहा है, और एरिया में भी वेस्ट बंगाल। वेरी गुड, सब लोग आंसर दे रहे हैं, बहुत सारे भाई बहन मेरे वेस्ट बंगाल से भी होंगे। ठीक है, जो होंगे वो यहाँ जो है बताई देंगे, हाँ बिहार में भी लगता है, बट वेस्ट बंगाल मेजर जो है एरिया है। व्हाइट झूठ और टोसा, टोसा मतलब ओलिटोरियस की बात कर रहे हैं, और व्हाइट झूठ मतलब कैप्सुलरिस झूठ की बात कर रहे हैं। हाइट की बात करेंगे तो 5 से 12 फीट हाइट होती है, उसकी 5 से 15 फीट होती है। वाटर लॉक कंडीशन कौन सहन कर लेता है? बिल्कुल, जो व्हाइट कलर का झूठ है वो सहन कर लेता है वाटर लॉक कंडीशन, बट जो ओलिटोरियस है वो सहन नहीं कर पाता। ठीक है, वो सहन नहीं कर पाता। कौन? ओलिटोरियस, जिसको टोसा झूठ कहते हैं, जिसमें ओ आया उसी में ओ आएगा, ओलिटोरियस को ही टोसा कह रहे हैं। तो एक बचा व्हाइट झूठ, उसको क्या बोल रहा है? कैप्सुलरिस बोल रहा है। कैप्सूल कैसा होता है? व्हाइट कलर का होता है, ऐसे याद कर लेना। ड्यूरेशन की तो बात हो गई। ठीक है, तो ये अपने आप में जो 4-5 चीजें मिली है, वाटर लॉक कंडीशन से यहाँ से क्वेश्चन आता है, बस की पॉइंट दिमाग में याद रखना, ज्यादा कुछ खास यहाँ पर कल्टीवेशन में इसमें है नहीं है। इसकी जो स्पेशल प्रैक्टिस है, रेटिंग, स्ट्रैपिंग, ठीक है, रेबोनिंग, वो पूछा जाता है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट इसकी बात करें दूध की, तो ट्रेड इंडस्ट्री में बड़ी अच्छे से काम में आता है। बास्ट फाइबर है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम स्टेम से फाइबर को ऑब्टेन कर रहे हैं, इसलिए इसको बास्ट फाइबर कहते हैं। और इसको क्या बोलते हैं? इसको हम गोल्डन गोल्डन फाइबर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसको गोल्डन फाइबर के नाम से भी जानते हैं, ये याद रखोगे आप लोग। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट और इंडस्ट्री के काम में आता है, अलग अलग पैकेजिंग मटेरियल बनाने के काम में आता है, इतना तो आपको याद है। ठीक, फिर उसके बाद किसकी बात करें? ये कहीं ना कहीं काफी इंपॉर्टेंट है, किसके लिए? पैकेजिंग मटेरियल वगैरह बनाने के लिए, जो पैकिंग की मटेरियल है, गनी बैग्स वगैरह बनाने के काम में आता है। कौन? हमारा जूट। समझ गए? चलो, टेंपरेचर 24 से 37 डिग्री टेंपरेचर की रिक्वायरमेंट होगी। ऑप्टिमम टेंपरेचर कितना चाहिए? 34 डिग्री सेल्सियस ऑप्टिमम टेंपरेचर चाहिए होता है। और जब किसकी बात करें, जब बात करेंगे रेटिंग की, तो रेटिंग के लिए भी 34 डिग्री सेल्सियस टेंपरेचर ही चाहिए होता है। और रेटिंग भी माइक्रोबियल प्रोसेस होती है। रेटिंग कैसी होती है? माइक्रोबियल प्रोसेस होती है। शॉर्ट डे लॉन्ग टेंपरेचर अगर रहेगा, मतलब टेंपरेचर कैसा है? ज्यादा है, टेंपरेचर सॉरी कम है और डे शॉर्ट है, तो प्रीमेच्योर फ्लोरिंग होगी ओलिटोरियस में। और झूठ की बात करें, यहाँ पर जहां पर झूठ को ग्रो किया जा रहा है, तो 9 जोन में उसको डिवाइड किया गया है। ये बुक में लिखा था, इसलिए मैंने इसको उठा लिया है। कौन कौन से जोन है वो पढ़ने की हमको ज्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके एग्जाम में सुपरफिशियल क्वेश्चन आता है, बट नंबर ऑफ जोन याद रख लेना कि झूठ ग्रोइंग जोन कितने हैं, तो 9 जोन है, ये याद कर लेना। ठीक, अब यहाँ पर ओलिटोरियस को अप्रैल से मई के आसपास लगाया जा सकता है, स्विंग टाइम की बात करें, और मार्च से अप्रैल के आसपास इसको लगाया जा सकता है कैप्सुलरिस। व्हाइट झूठ किसको बोल रहे थे? व्हाइट झूठ किसको बोल रहे थे? कैप्सुलरिस को। और टोसा किसको बोल रहे थे? ओलिटोरियस को। ठीक है, 6 से 7.5 पीएच की बात करेंगे, वैसे तो सारी सॉइल में लगाया सकता है, क्यों? क्योंकि दो क्रॉप जो वाटर लॉक कंडीशन सेंड कर लेती हैं नॉर्मल, एक तो राइज है, एक झूठ है, दोनों में ही हम क्या ड्रिप का यूज नहीं कर पाते, क्योंकि क्लोज ग्रोइंग क्रॉप है। समझ गए? कुछ इस तरीके से यहाँ पर फील्ड को हम तैयार करते हैं। तो ये जो है आपका किससे रिलेटेड पार्ट हो गया? ये आपके झूठ से रिलेटेड पार्ट हो गया। सीड रेट इंपॉर्टेंट है, व्हाइट झूठ की 6 से 8 किलो, टोसा की 4 से 5, राउंड फिगर में आपको 5 किलो के आसपास याद करना है। मस्टर्ड की 3 से 5, दूध की 5। ठीक, क्लियर? और यहाँ पर जो है आपकी डेप्थ ज्यादा नहीं रखना, 2 से 3 सेंटीमीटर से ज्यादा डेप्थ नहीं रखना है। और अगर जरूरत पड़ती है तो फिर हम इसकी नर्सरी भी तैयार करते हैं, मतलब ट्रांसप्लांटिंग भी इसकी की जा सकती है। वो डिपेंड करता है कि मॉइस्चर कितना है। ठीक, अब व्हाइट और टोसा की बात करें, व्हाइट मतलब ओलिटोरियस की, और टोसा मतलब व्हाइट मतलब कैप्सुलरिस की, और ओलिटोरियस मतलब टोसा की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ओलिटोरियस की लाइन स्विंग में 5 किलोग्राम सीड रेट हो सकती है। ये क्या है? सीड रेट। ब्रॉडकास्टिंग में साथ स्पेसिंग इतनी रखेंगे तो प्लांट इतने आ जाते हैं। ठीक है, अगर बात करें कैप्सुलरिस की, तो देखो ये स्पेसिंग और प्लांट तो इंपॉर्टेंट नहीं है, बस सीड रेट इंपॉर्टेंट है। 5 किलो के आसपास याद रखो ओलिटोरियस की, और 7 किलो के आसपास याद रखो किसी कैप्सुलरिस की। ब्रॉडकास्टिंग में 2 बढ़ा देना, 5 याद किया तो 7, और इधर 7 याद किया तो 9 या 10। ठीक, समझ गए? चलो, एनपीके 20 के आसपास देंगे, ज्यादा इसका रोल होता नहीं है एनपीके का। वेराइटियां ओलिटोरियस की जेआरसी मतलब जूट रिसर्च सेंटर। ठीक है, ये जो है आपको 212 321 जीआरसी मतलब जूट रिसर्च सेंटर की बात करें। ओलिटोरियस की वैरायटियां और कैप्सुलरिस की वैरायटियां। एक्चुअली इसका जो स्टेम वाला पार्ट है, कहां गया? एक्चुअली इसका जो स्टेम वाला पार्ट है ना, ये हमारे काम में आता है कुछ इस तरीके से, गनी बैग बनाने के काम में आता है, कुछ कवरिंग मटेरियल बनाने के काम में आता है। तो इसको कैसे निकाला जाता है, इसको समझ लेते हैं। चलो, अब बात करते हैं स्पेशल प्रैक्टिसेस के बारे में। तो कल्टीवेशन तो ओवर हो गई, अब स्पेशल प्रैक्टिसेस जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आता है उसको समझना। पहली प्रोसेस का नाम क्या है? रेटिंग। रेटिंग का मतलब क्या होता है? क्योंकि स्टेम से हमको क्या चाहिए? फाइबर, तो उसको लूज करना पड़ेगा पहले। ठीक है, उसको लूज करने के लिए काटेंगे, बंडल बनाएंगे और उसको पानी के अंदर डिप कर देंगे। वो क्या कहलाएगा? वो आपका रेटिंग कहलाता है। उसको क्या बोलते हैं? उसको रेटिंग कहते हैं। मतलब बंडल को काटा, इकट्ठा किया, पानी के अंदर उसको डिप कर दिया। ठीक है, जीआरसी का मतलब जूट रिसर्च सेंटर, जो आपका बैरकपुर पश्चिम बंगाल में है। एक जूट टेक्नोलॉजी अलग है, एलाइट फाइबर का अलग है। फोकस होने दो मुझे, क्योंकि अभी आप लोग भाग जाओगे, ज्यादा टाइम पास वाले तो भाग जाएंगे, पढ़ने वाले बेचारे डिस्टर्ब होते हैं। तो बंडलों को काट के उनको पानी के अंदर डिप कर देते हैं, उसको रेटिंग कहते हैं। मतलब वो माइक्रोबियल प्रोसेस है, बहुत सारे माइक्रोब्स एनारोबिक एरोबिक दोनों कंडीशन में होता है। माइक्रोब्स उसके ऊपर काम करेंगे। स्टेम का जो फाइबर है, जो जाइलम वाला पोर्शन है ना, उसको सॉरी जो फ्लोएम वाला पोर्शन है, वो जाइलम फ्लोएम दोनों को लूज करेंगे, ताकि हम उससे क्या कर सकें? फाइबर लूज हो गया उसको खींच लेंगे। ठीक है, हाँ क्लियर? तो ये क्या है? 7 से 10 दिन के लिए 3 से 60 सेंटीमीटर गहरे पानी में उसको छोड़ देते हैं। ये रेटिंग कहलाता है। जहां से क्या होता है? एरोबिक और एनारोबिक दोनों माइक्रोबियल प्रोसेस में वो क्या होता है? हमारा जो कॉर्टेक्स होता है और कैम्बियम होता है, वो धीरे धीरे डिकम्पोज होने लगता है। मतलब रेटिंग से हमने क्या किया? फाइबर को लूज किया। ठीक है, लॉस नहीं सॉरी लूज किया, फाइबर को हमने लूज किया। समझ गए? इतना जो है आपका रेटिंग वाला पार्ट समझ में आ गया होगा। फोटो देखोगे, ये जो बंडल है ना, इनको पानी में जो दबा रहे हैं, कुछ इस तरीके से देखो, ये चाचा जो है इकट्ठा करके पानी को ऐसे बंडल में नीचे दबाएंगे, थोड़ा सा वजन रख देंगे। इसी को क्या बोलते हैं? इसी को रेटिंग कहते हैं। रेटिंग के लिए ऑप्टिमम टेंपरेचर पूछा जाता है जब पानी में दबाया जा रहा है, तो 34 डिग्री सेल्सियस। बंडल का वजन तो मैडम जी मुझे नहीं पता है। ठीक है, आप रिपीट मत करिए क्वेश्चन। यहाँ पर जो आपका बंडल है सुविधा के साथ हो सकता है, और एग्जैक्ट हो तो मुझे याद नहीं। ठीक है, लगभग 14-15 दिन के लिए इसको डुबा लेते हैं। ये आपका रेटिंग का पार्ट हो गया। ठीक, रेटिंग पहली प्रोसेस है जूट के अंदर। अब जो उससे हम फाइबर ऑब्टेन करते हैं, उसको जो खींचते हैं फाइबर, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं स्ट्रिपिंग। उसको क्या बोलते हैं? स्ट्रिपिंग। अब दूसरी प्रैक्टिस कौन सी है सर? दूसरी प्रैक्टिस है एक्चुअली रिबोनिंग। दूसरी प्रैक्टिस का नाम है रिबोनिंग। किसमें करते हैं? ये जूट के अंदर ही करते हैं, बट क्या करेंगे हम? ग्रीन ग्रीन स्टेज पे या प्रीमेच्योर स्टेज पे हम ग्रीन फाइबर ऑब्टेन करते हैं। ये मेनली चाइना के अंदर चलता है। यहाँ देख लो, हरे स्टेज में क्या किया? उसको काट लिया, काट के अब ग्रीन ही फाइबर हमसे निकाल रहे हैं। इसको क्या बोलेंगे? ये जो आपका क्या कहलाएगा सर? रिबोनिंग कहलाएगा। इसको रिबन रेटिंग कह दो या इसको रिबोनिंग कह देते हैं। समझ गए? क्लियर? हाँ, रेटिंग से क्या होता है? इतनी देर से क्या समझा रहा हूं? रेटिंग से क्या होता है?
चलो रिबोनिंग, सो रिबोनिंग जो ग्रीन स्टेज में हम उसको स्ट्रिप आउट कर लेंगे मैकेनिकली। अब इसको ना पानी, क्योंकि ग्रीन ग्रीन स्टेज में उससे फाइबर निकाल रहे हैं तो मॉइस्चर उसके अंदर ऑलरेडी है, तो रेटिंग कहीं ना कहीं मतलब फाइबर लूज है, एकदम लूज तो नहीं है, लेकिन स्ट्रिपिंग करने में आसानी रहेगी। तो पहली बात ये अनप्रॉपर होता है क्योंकि उतना प्रोडक्शन मिल नहीं पाता है जूट का, बट ग्रीन स्टेज में निकाला जाता है, ठीक है। और ये जो है आपका कहां पर ज्यादा कॉमन है, चाइना में कॉमन है, ये आपको याद रखना है। तो रिबन रेटिंग है तो या इसको क्या बोलेंगे, रिबोनिंग, ठीक है, याद हो गया होगा। अगला है स्ट्रिपिंग। स्ट्रिपिंग की बात करें, जब स्ट्रिपिंग की बात करेंगे तो जो हमने लूज किया है फाइबर को, जो हमने प्रॉपर तरीके से मैच करने के बाद उसको रेटिंग मतलब बंडलों को गट्ठों को पानी के अंदर दबाया है, बंडलों को अब लूज हो गए 15 दिन तक उनको पानी के अंदर दबा के रखा, तो वो जो है पूरा फाइबर लूज हो गया। अब उससे क्या कर रहे हैं, फाइबर खींच रहे हैं, वो क्या कहलाएगा, वो आपका स्ट्रिपिंग कहलाएगा। तो फ्री द फाइबर एट द फुट ऑफ द स्टॉक और स्टेम, दिस इज कॉल्ड अवर स्ट्रिपिंग, ठीक है। तो फाइबर यहाँ पर लूज हो जाएगा, उसको खींचा जाएगा, कैसे खींचा जाएगा यहाँ पर अगली पिक्चर में आपको नजर आ जाएगा। कुछ इस तरीके से देखोगे, ये चाचा लगे हैं एक पैर पे उसको रखा ताकि दबाया वो भागे ना, और उससे धागा यूं खींच रहे हैं, इसी को क्या बोलेंगे, इसी को स्ट्रिपिंग बोलेंगे। तो रेटिंग से फाइबर नहीं निकाला जाता, रेटिंग फाइबर ऑब्टेन करने का फर्स्ट स्टेज होता है ताकि उस फाइबर को लूज किया जा सके। जो फाइबर आप खींच रहे हैं सर, उसको क्या बोलते हैं, उसको स्ट्रिपिंग कहते हैं, ठीक है। और दूसरी प्रोसेस है, ये क्या कर रहे हैं चाचा, ये इसको सुखा रहे हैं, इसको क्या बोलेंगे, इसको ड्राइंग बोलेंगे, ठीक है, इसको ड्राइंग बोलेंगे। समझना बात को, अब थोड़ा सा फोकस रहना। कुछ इस तरीके से एक पैर से दबा के, कुछ इस तरीके से, देखो कितनी मेहनत लगती है, आपको लगता है पैसा आसानी से कमा लिया जाता है, बट इनके हाथ और इनके पैर बता देंगे कि कितनी मेहनत करके पैसा कमाते हैं, ठीक है। तो यहाँ वो जो डंठल जो आपको नजर आ रहा है, ये रखा, एक पैर से दबाया और ये खींचा जा रहा है, क्योंकि पानी में सब कुछ मुलायम है तो टूटने का ज्यादा डर है नहीं, क्योंकि ये सूख जाएगा, सूखने के बाद फिर इसका धागा धागा अलग हो जाता है, ठीक है, सूखने के बाद अलग हो जाता है। हाँ, झूठ की टेलीग्राम ग्रुप पे वीडियो पड़ी होगी, दीपक सर ने शेयर की है, तो आप देख लीजिएगा। थैंक यू, आपने इन्फॉर्मेशन दी। चलो अब ये ड्राइंग है, अब इसको खींच लिया, इसमें पानी है, अब क्या करना पड़ेगा, इसको सुखाना पड़ेगा 2 से 3 दिन तक, इसको हैंग किया जाएगा, ये क्या कहलाएगा, आपका ड्राइंग कहलाएगा, ठीक है। अब ये जो ड्राइंग है ना, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ड्राइंग जितने अच्छे तरीके से करोगे, सुखाई जितने अच्छे से करोगे, उतना कम उसके अंदर मॉइस्चर होगा, उतनी अच्छी उसकी ग्रेड रहेगी, मार्केट में उतना अच्छा उसका रेट मिलेगा। तो क्या क्या पढ़ा हमने, रेटिंग पढ़ा, याद हो गया, रिवर रेटिंग पढ़ा जिसको रीबोनिंग कह रहे हैं, याद हो गया। तीसरा स्ट्रिपिंग पढ़ा, और चौथी फेज कौन सी है, उसको ड्राइंग हम कह रहे हैं। जो इस तरीके से लटका रहे हैं ताकि क्या हो, उसके अंदर मॉइस्चर कम हो जाए, क्वालिटी उसकी अच्छी मिल जाए, उसको क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे ड्राइंग, उसको बोलेंगे, समझ गए। अब हार्वेस्टिंग की बात करेंगे तो कितना उसमें हमको प्रोडक्शन मिल जाता है, सीड का अलग है, फाइबर का अलग है, मेनली फाइबर प्रोडक्शन के लिए उसको उगाया जाता है, ठीक है। तो ये नेशनल की एवरेज यील्ड जो है फाइबर की 13 क्विंटल के आसपास है पर हेक्टेयर, लेकिन इंप्रूव करें हमारी पैकेज प्रैक्टिस तो 20 क्विंटल तक ले सकते हैं। अगर सीड को प्रोड्यूस करना है तो 4 से 5 क्विंटल हमको सीड मिल जाता है। इतना पार्ट आपको समझ में आ गया होगा। अगली क्रॉप मेरे पास टोबैको थी, लेकिन उसको नहीं पढ़ना, ठीक है। मैंने आपको बोला था कि मैं 7:05 तक फिनिश कर दूंगा, अभी 7:04 हुए हैं, मेरे पास 1 मिनट है, आपके डाउट हो मेरे से पूछ लीजिए, ठीक है जी। क्या क्या पढ़ा हमने, स्पेशल प्रैक्टिस पढ़ी राइस की, राइस नहीं सॉरी शुगर केन की, स्पेशल प्रैक्टिस पढ़ी शुगर केन की, फिर शुगर केन के जो बाई प्रोडक्ट है उनके बारे में बात करी, फिर मस्टर्ड की कल्टीवेशन के बारे में बात करी, और लास्ट में हमने जूट, और जूट की जो स्पेशल प्रैक्टिस है, याद रखना रेटिंग क्या है, याद है माइक्रोबियल प्रोसेस है। उसके बाद हमने रिबन रेटिंग पढ़ी, अलग से भी पढ़ सकते हैं, साथ में थी इसलिए पढ़ लिया, ठीक है, क्लियर। निशा एग्रीकल्चर इकोनॉमी कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा, पढ़ते रहो यार, कंप्लीट तो करवा ही देंगे, पढ़ते रहो बस। होमवर्क, यार सारे लोग तो भाग गए हैं, होमवर्क के नाम पे तो सब भाग ही जाते हैं। बंडर केन वैरायटी, हाँ मैंने लिखने के लिए बोला था आपको, स्लीपिंग नहीं एक्चुअली सर, स्लीपिंग होता है, क्लियर। हाँ, रिबॉनिंग का पर्पस क्या होता है, ग्रीन स्पेस पे फाइबर निकालना, ये पर्पस होता है। नहीं तंबाकू नहीं करवाएंगे लोग, भाग जाएंगे, रमनदीप गाली देने लगेंगे लोग, अब नहीं पढ़ाएंगे इनको, नहीं ये इनके चेहरे देखा हो भाई साहब, इनके चेहरे देखो सब लोगों के, ये बोलेंगे कि भाई साहब तू तो घर से फ्री है, हम थोड़ी घर से फ्री हैं, हमको तो सुकून दे दे थोड़ा सा, है तू तो बेला बेटा है मध्य प्रदेश से, यहाँ तेरा कुछ लेना देना नहीं, हमारे जीवन में तो 50 काम है, अभी यूएनओ की महासभा में जाना है सब लोगों को, समझ रहे हो दोस्त, तो अब मत कहना। हाँ चलो क्लियर हो गई बात, हाँ जी। अरे रेटिंग नहीं कर रहे भाई साहब, रेटिंग अलग प्रोसेस है, रिबन रेटिंग अलग है, काहे कंफ्यूज हो रहे हो। चलो तो ओवर कर लें, कोई डाउट हो तो पूछ लो, नहीं तो ओवर कर लेते हैं क्लास, ठीक है। कोई डाउट हो तो पूछ लो, नहीं तो जो है हाँ जी, कोई डाउट नहीं, अरे वाह आप नहीं हैंड आउट तो पूछ लो। हाँ एक्चुअली क्या है ना, यहाँ नहीं पूछेंगे, जब टॉपिक पढ़ाया जाएगा ना तब बिल्कुल एक लंबा सा भाला लेके आएंगे, उधर से चैट वाला भाला फेंकते रहते हैं, ठीक है, ना पढ़ेंगे ना पढ़ने देंगे। C4 प्लांट को याद रखने की ट्रिक, मक्का गन्ना ज्वार बाजरा, मगज के लड्डू लेने गए बाजार, मक्का गन्ना ज्वार बाजरा, बाजार से बाजरा याद कर लो, लेके आए 4। बीएचयू में तैयारी करने के लिए टाइम तो मिल जाता है, बट वो आपको निकालना पड़ेगा, क्योंकि एमएससी में जब आप जाते हो तो आपका रिसर्च वर्क ज्यादा होता है, फिर आपका एडवाइजर कौन सा मिल रहा है, तो एडवाइजर खड़ूस टाइप मतलब ऐसा है कि आपको काम ज्यादा दे रहा है, तो फिर प्रॉब्लम होगी, बाकी निकाल लोगे टाइम, बीएचयू में तो टाइम मिल जाता है, कोई चक्कर नहीं है, ठीक है। लाइब्रेरी का इतना सब कुछ फैसिलिटी वहाँ दे रखी है, खाने पीने की भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर आपको प्रिपरेशन करनी है तो आप डिसाइड करो, कर सकते हो तो कर लो, ठीक। चलो तो अब मुझे लगा है कि आपकी तरफ से कोई डाउट है नहीं है, ठीक है। चलो तो मेज किसका प्लांट है, वाह बिहार एग्रीकल्चर में आया था, चलो अच्छी बात है। कैन यू एक्सप्लेन प्लीज अर्थिंग अप, एक्चुअली मैम आई ऑलरेडी डिस्कस्ड द टॉपिक दैट इज अर्थिंग अप इन अवर स्टार्टिंग ऑफ द क्लास, ओके मैम, आई थिंक यू आप मस्त पढ़ाते हैं, थैंक यू। चलिए पैडी और राइस में डिफरेंस पहले भी पूछा था, मैं फिर से बता देता हूं मैम। जब देखो मैंने आपको बताया, क्या बताया कि जो दाना है, दाने के साथ छिलका है, दैट इज अवर पैडी एंड ओनली ग्रेन, एडिबल ग्रेन, सो हमारा राइस है, ये मैंने बता रखा था, ठीक है। चलो आज तो मजा आ गया, ठीक है जी, यू आर नॉट आंसरिंग माय डाउट, अरे यार आप तो पता नहीं क्या क्या पूछ रहे हैं, ठीक है। चलो ओके ना, प्रिपरेशन फेज में मास्टर्स, वो देखो क्लियर बात ये है, आपको अगर एकेडमिक में जाना है तो मास्टर्स करो, नहीं जाना है तो केवल तैयारी करो, ठीक है। चलो नाइस सर, ओके ओके ठीक है। सो अपना ध्यान रखेंगे, अच्छे से पढ़ते रहेंगे, मिलेंगे नई क्लास में नई एनर्जी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।